एवरीवन, वेलकम बैक टू WSCube टेक चैनल एंड आज आप सभी लोग सीखने वाले हैं C++ के फंक्शंस के बारे में। किन टाइप्स के फंक्शंस होते हैं, किस किस तरीके से यूज करा जाता है, कहाँ उन्हें यूज करा जाता है, वो सभी आप आज की वीडियो में देखने वाले हैं। तो आज की वीडियो को एंड तक जरूर देखना, आई गारंटी आप कुछ नया जरूर सीख के जाएंगे। तो बिना किसी देरी के वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू WSCube टेक। प्रीवियस लेक्चर्स में हमने काफ़ी सारे टॉपिक्स को कवर अप किया है। हमने लूपिंग स्टेटमेंट्स को पढ़ा है, हमने कंडीशनल स्टेटमेंट्स को पढ़ा है। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो है फंक्शंस का। अब बिफोर वी स्टार्ट ऑन कि हम C++ में फंक्शंस कैसे बनाते हैं और फंक्शंस में एक्चुअल होते क्या है, वी नीड टू अंडरस्टैंड कि इनकी ज़रूरत क्यों होती है या व्हाट इज़ द एडवांटेज ऑफ अ पर्टिकुलर थिंग। सो व्हेनेवर वी टॉक अबाउट अ फंक्शन, व्हाट इज़ एक्चुअली अ फंक्शन, it is basically considered as a small set of code. Now this particular set of code will execute a single task only. यानी अगर आपके पास एक बहुत छोटा सा कोड है, let's suppose to add two numbers, so that particular code will just add two numbers और वो कोड सिर्फ और सिर्फ एडिंग के लिए काम में आता है। यानी it is performing just a specific task. Specific task मतलब एक particular task जो उसको अलॉट किया गया है वो वही टास्क को अकम्प्लिश करेगा। ये फंक्शन ज़रूरी क्यों होता है? सी व्हेन यू आर डूइंग अ प्रोग्रामिंग इन टू रियल टाइम, हमारे पास बहुत लंबा सेट ऑफ कोड्स होता है एंड नाउ टू राइट ईच कोड वन आफ्टर द अदर इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट फर्स्ट टू ट्रैक द एरर्स एंड इन केस द लेंथ ऑफ द कोड ऑल्सो इंक्रीजेज वेरी मच। तो उस लेंथी कोड के अंदर से अगर आपके पास कोई भी एक एरर आती तो उसको देखना और उसको रिमूव करना इज अगेन अ टीडियस टास्क। सो हम उस चीज़ को कम करने के लिए या उसको कंसाइज करने के लिए हम लोग उसको छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। तो उन छोटे छोटे पार्ट्स को हम फंक्शंस बोलते हैं। अब उन फंक्शंस का काम क्या रहता है कि एक पर्टिकुलर टास्क को अकम्प्लिश करना। अब अगर आपके कोड में कहीं पे भी एरर आ रही है व्हाइल एग्जीक्यूशन, तो आपको क्या करना है, आपको पूरे कोड को देखने की जरूरत नहीं पड़ती। आपको क्या करना पड़ेगा, ओनली द डिजायर्ड फंक्शन को जाके चेक करना है कि उस फंक्शन के कोड को हमको देखना है कि कहाँ पे हमारी एरर है और क्या हमारा लॉजिकल वट एवर काइंड ऑफ एरर इज बीन ऑब्टेन। So there is only requirement of to go and check that particular set of code, that is the functions code. You don't need to move to the entire set of code. Functions is basically to divide your complex program. आपका बहुत बड़ा सा एक complex का program है and it's very difficult to write the entire set of code also. तो आप सारे code को या पूरे code को एक छोटे 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 blocks में हम लोग उसको divide कर देते हैं so that एक तो आप उसको easily understand कर सकते हैं, plus जो आपने code लिखा है आप उसको बार बार reuse कर सकते हैं। अब जब हम functions की बात करते हैं तो डेफिनेटली देर आर टू टाइप्स ऑफ फंक्शंस। एक तो जो आपका स्टैंडर्ड लाइब्रेरी फंक्शंस कहलाता है। स्टैंडर्ड लाइब्रेरी फंक्शंस आर दोज फंक्शंस व्हिच इज बीन बेसिकली प्री डिफाइंड इन C++। दैट मीन्स दे आर ऑलरेडी प्रेजेंट इन C++, यू जस्ट नीड टू यूज देम। वो पहले से ही एग्जिस्ट करते हैं, आपको सिर्फ और सिर्फ उनको यूज करना होता है। वो आपके प्री डिफाइंड फंक्शंस कहलाते हैं विच आर ऑल्सो कॉल्ड एज स्टैंडर्ड लाइब्रेरी फंक्शन। जैसे आपके मैथ से रिलेटेड होता है SQRT, साइन है, ट्रंकेट के लिए होता है, सील के लिए होता है, पावर के लिए होता है। देर आर n नंबर ऑफ फंक्शंस विच आर अवेलेबल। इन दिस पर्टिकुलर लेक्चर हम स्टैंडर्ड लाइब्रेरी फंक्शंस के बारे में बात नहीं करेंगे। हम जो सेकंड पार्ट ऑफ फंक्शंस है हम उसको डिस्कस करेंगे, जिसको हम बोलते हैं यूजर डिफाइंड फंक्शंस। यूजर डिफाइंड फंक्शंस एज अ नेम सजेस्ट व्हिच इज बीन क्रिएटेड बाय द यूजर। क्योंकि हम इसको आगे बोल रहे हैं यूजर डिफाइंड फंक्शंस, यानी ये फंक्शंस यूजर ने अपने पर्पस के लिए बनाए हैं एंड दैट इज बीन परफॉर्मिंग अ पर्टिकुलर टास्क व्हाट द यूजर वांट्स। यानी मुझे अगर कोई काम करवाना है तो मैंने उसी काम के लिए एक छोटा सा फंक्शन को बनाया है। उस फंक्शन को मैं जहां मेरी मर्जी होगी मैं उसको कॉल कर सकती हूँ, विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज रीयूजेबिलिटी। तो इट्स बेसिकली परफॉर्मिंग अ स्पेसिफिक टास्क एंड इट इज गिवन अ नेम। गिवन अ नेम मीन्स व्हाट, अब आपने कोई एक फंक्शन बनाया है, वो फंक्शन एक पर्टिकुलर टास्क को अकम्प्लिश कर रहा है, तो आप उस फंक्शन को कॉल कैसे करोगे? To call that particular function, definitely you need a name and that name becomes the function name. So functions, the same function can be invoked n number of times in your program. अब इसको डिक्लेयर करने का जो तरीका होता है वो बहुत सिंपल होता है। आपके पास दो बेसिक चीजें होती है इसको डिक्लेयर करने के लिए। सबसे पहले होता है उसका रिटर्न टाइप। नाउ व्हाट इज अ रिटर्न टाइप मीन्स कि आपका फंक्शन कैसी वैल्यू कैलकुलेट करके वापस प्रोग्राम में भेजेगा। देन उसका फंक्शन का नाम, उसके अंदर कौन कौन से पैरामीटर्स रखते हैं और यहाँ आपकी पूरी फंक्शन की बॉडी आती है। अगर हम इसको प्रैक्टिकली अकम्प्लिश करके देखते हैं तो हमारे पास बहुत सारे प्रोसीजर्स होते हैं, इसके अंदर बहुत सारे डिफरेंट सेट्स होते हैं। हम सारे एक एक करके कंप्लीट करेंगे। लेट्स जस्ट क्विकली मूव टू दी सबलाइम टेक्स्ट। आज हम एक जो फंक्शन बनेंगे वो सबसे सिंपल सा फंक्शन होगा। लेट्स सपोज मैं यहाँ पे एक फंक्शन लिखती हूँ, void hello। ओके, नाउ सी इन दिस पर्टिकुलर सेट ऑफ कोड, अगर आप इस लाइन को यहाँ पे ध्यान से देखोगे तो हमने यहाँ पे एक छोटा सा फंक्शन लिखा है दैट इज void hello। नाउ व्हाट इज दिस वर्ड void?
वॉइड इज बेसिकली द रिटर्न टाइप। रिटर्न टाइप मतलब वो क्या वैल्यू रिटर्न कर रहा है, आपका फंक्शन कौन सी वैल्यू रिटर्न कर रहा है। जब हम वॉइड लिखते हैं तो वॉइड मीन्स एम्प्टी। एम्प्टी मीन्स द फंक्शन इज नॉट रिटर्निंग एनी काइंड ऑफ वैल्यू। फंक्शन कोई भी वैल्यू रिटर्न नहीं कर रहा है। आपने यहाँ पे लिखा हेलो, हेलो इज द फंक्शन नेम, द नेम ऑफ द फंक्शन इज हेलो। उसके बाद आपने दो ब्रैकेट्स लगाए हैं। दीज ब्रैकेट्स आर बेसिकली फॉर द पैरामीटर्स दैट यू वांट टू प्रोवाइड इनटू योर फंक्शन। नाउ दीज पैरामीटर्स आर नॉट एट ऑल कंपल्सरी। इफ यू वांट to pass some parameters and then execute them, or if you don't want to pass, then you can leave them as empty. This is called as your function body. The two curly braces which are being opened and closed simultaneously, this is basically a function body. यहाँ पे आप जो भी अपने function का code लिखोगे, that becomes the body of your function. Whatever code you want to execute in this particular function, you'll be writing under these curly braces. अब ये आपका main function है. Now see, whenever you are declaring n number of functions in your C++, the point to remember is जो आपका मेन एग्जीक्यूशन होगा वो हमेशा मेन से ही स्टार्ट होगा. इट्स नॉट दैट कि अगर आपने फंक्शन पहले लिख दिया और मेन आपने बाद में लिखा है तो पहले आपका फंक्शन एग्जीक्यूट होगा फिर आपका मेन एग्जीक्यूट होगा. नहीं होता. एग्जीक्यूशन जो हमारा प्रोग्राम रन होता है वो हमेशा मेन से ही स्टार्ट होता है. तो द मेन बिकम्स द वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट. हम इसको स्किप नहीं कर सकते. अब आपने मेन लिखा. लेट्स सपोज मैं यहाँ लिखती हूँ सी आउट बिफोर फंक्शन कॉल. ओके, Now, this is the statement that is before the function. अब आप यहाँ पे फंक्शन को कॉल करना चाहते हो. हमारे फंक्शन का क्या नाम है? हेलो. तो मैं सिंपली लिखूंगी हेलो. ये आपके फंक्शन को कॉल करेगा. मैं यहाँ पे वापस लिख देती हूँ सी आउट आफ्टर फंक्शन कॉल. ओके, लेट्स जस्ट फर्स्ट सेव इट एंड देन अंडरस्टैंड द एग्जीक्यूशन ऑफ दिस पर्टिकुलर पार्ट. ओके, सी before function call, this is the example of a simple function, and after function call, let's just make it a bit more readable by using end line. Okay, I'll be executing the same program again. See, so before function call, this is the example of a simple function, and after function call. So the execution starts from this particular line, that is before function call. The first line which is executed is this. Then this function is called. As soon as the function is called, control आपका यहाँ pass on हो जाता है. ये वाले स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करता है और यहाँ पे आपको आपका वापस एग्जीक्यूशन मिलता है. अगर आप इसको समझते हैं कि कैसे काम करता है, लेट्स सपोज हमने जैसे अभी लिखा वॉइड, यहाँ पे हमने लिखा सी आउट व्हाटएवर यू वांट टू राइट इनसाइड फंक्शन. आई एम जस्ट राइटिंग. तो ये आपने बंद किया. इंटीजर मेन हमने यहाँ पे लिखा इंटीजर मेन. हम यहाँ पे लिखते हैं एनी स्टेटमेंट यू वांट टू राइट सी आउट, फिर आप लिखेंगे हेलो एंड देन क्लोज इट. नाउ सी व्हाट हैपेंस, जो हमारा एग्जीक्यूशन पॉइंट होता है वो कहाँ से स्टार्ट होता है? आपका मेन से स्टार्ट होता है. सबसे पहले मेन पे जाता है. जो भी आपने सी आउट में यहाँ पे लिखा है वो इस पोर्शन को एग्जीक्यूट करता है. व्हाटएवर स्टेटमेंट इट वुड बी. लेट्स सपोज आई एम जस्ट चेंजिंग द कलर सो दैट दिस इज द स्टेटमेंट व्हिच इज रिटन ओवर. ये इसको एग्जीक्यूट करता है. अब आपके पास नेक्स्ट जो स्टेटमेंट लिखा हुआ है वो होता है हेलो. जैसे ही वो हेलो आता है, एज सून एज इट सीज हेलो, वो क्या करेगा? यहाँ से आपका सीधा कंट्रोल हेलो के पास चला जाए. यहाँ आते ही वो हेलो के अंदर देखेगा, प्रोटोटाइप मैच करेगा. ओके, दिस इज समथिंग द सेम नेम एज मेंशन्ड ओवर. या इट विल कम इनसाइड, इट विल एग्जीक्यूट. ये आपके कोड को एग्जीक्यूट करेगा इनसाइड फंक्शन. एग्जीक्यूट करने के बाद ये फंक्शन यहीं खत्म हो जाता है. इट विल अगेन कम हियर एंड इट विल एंड द कोड ओवर. सो व्हाट डज इट मीन? जब भी हम कंट्रोल की बात कर रहे हैं या हम जब भी फंक्शंस की बात कर रहे हैं तो फंक्शंस में क्या काम हो रहा है? एक ब्लॉक ऑफ कोड लिखा है, आपका मेन का जो है वो एग्जीक्यूट हो रहा है. इसको अगर हम सिंपल टर्म्स में समझते हैं, लेट्स सपोज ये आपका मेन है. मेन के अंदर आपने एक सी आउट लिखा, फिर आपने अपने फंक्शन को कॉल किया, फिर आपने कुछ सी आउट लिखा, कुछ एग्जीक्यूशंस किया, फिर आपने वापस सेम फंक्शन को कॉल किया, फिर आपने सी आउट लिखा और फिर आपने वापस सेम फंक्शन को कॉल किया. सो व्हाट डज इट मीन? व्हाट यू आर डूइंग एक्चुअली ओवर हियर, आपने एक फंक्शन बना रखा है हेलो. जब भी आप मेन में एग्जीक्यूशन कर रहे हो, ये हेलो को देखो आपने कितनी बार कॉल किया है. सो यानी हम कौन सा फीचर यूज कर रहे हैं यहाँ पे? रीयूजेबिलिटी. एक कोड को आपने बार बार लिखा है, वो कोड एक बहुत प्री डिफाइंड टास्क को एग्जीक्यूट कर रहा है. आप उस कोड को बार बार बुला रहे हो, आप उस कोड को बार बार अपने जो मेन कोड है उसमें उसको एग्जीक्यूट कर रहे हो और उसके आउटपुट को आप कहीं ना कहीं यूज कर रहे हो. सो दिस इज बेसिकली अ सिंपल एंड द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ फंक्शन. ये फंक्शन कुछ भी नहीं कर रहा है, ये फंक्शन सिर्फ और सिर्फ एक सिंगल स्टेटमेंट को प्रिंट कर रहा है. अगर ऐसा कोई फंक्शन है जिसके अंदर आप कोई पैरामीटर पास करना चाहते हैं और उसका आउटपुट प्रिंट करना चाहते हैं, सी अभी जो हमने फंक्शन पढ़ा वो बहुत ही सिंपल फंक्शन है, यानी इट्स द मोस्ट सिंपलेस्ट. अब आप चाहते हो कि नहीं, लेट्स सपोज जैसे मेरे पास एक वैल्यू दे रखी है 5,10. ये 5,10 उस फंक्शन में जाए, दोनों का एडिशन हो जाए 5 + 10 20 और वो वैल्यू प्रिंट हो जाए.
तो अब उस चीज़ को हम कैसे करेंगे, लेट्स जस्ट सी, अगर इस टास्क को मैं अकम्प्लिश करना चाहती हूँ तो हम कैसे करेंगे। मैं यहाँ पे हमारे फंक्शन का नाम दे देती हूँ ऐड। ओके, अब ऐड के अंदर मुझे दो नंबर्स को ऐड करना है। उस केस में हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, जो भी दो नंबर्स को आपको ऐड करना है उन दोनों नंबर्स को आपको यहाँ पे बताना पड़ेगा कि मैं इन दो नंबर्स को ऐड करना चाहती हूँ। लेट्स सपोज मैंने लिखा इंट ए कॉमा इंट बी, ठीक है। दीज आर द टू नंबर्स जिसका आपको एडिशन प्रिंट करना है। अब आप क्या लिखोगे यहाँ पे, ये चीज़ हो गई। अब सेम चीज़ आपको यहाँ पे कॉल करनी है। अब हम कॉल कैसे करेंगे, लेट्स सपोज मैं यहाँ पे लिखूंगी ऐड 4,7 सेमीकोलन। आप वापस लिख सकते हो ऐड 7,2। लेट्स जस्ट फर्स्ट रन इट, क्या ये हमारा काम कर रहा है कि नहीं। ओके, आपने पहले जो दो पैरामीटर्स पास किए थे वो आपके थे 7 + 4 दैट इज 8, 9, 10, 11 एंड 7 + 2 9। कैन यू सी दिस ऑल, राइट। तो यहाँ पे आपने क्या किया, अगर आप इस चीज़ को कंपेयर करते हो अपने आउटपुट को इन दो वैल्यूज के साथ अगर हम कंपेयर करते तो हमने यहाँ पे कुछ भी नहीं किया। आपने फंक्शन के अंदर दो पैरामीटर्स पास किए, दो वैल्यूज पास की, उन वैल्यूज को फंक्शन ने ऐड किया और वापस आपको स्क्रीन पे प्रिंट करके दिया। लेकिन ये सारा का सारा फंक्शनैलिटी दैट इज एडिंग ऑफ द नंबर्स वाज डन इटसेल्फ इन द कोड, यानी वो फंक्शन के अंदर ही आपके एग्जीक्यूट हुआ है और उसने वहीं पे उसको प्रिंट कर दिया है। आपने यहाँ पे दो चीज नोटिस की होगी, हमने यहाँ पे इंटीजर a, b लिखा है और यहाँ पे हमने 4,7 लिखा है। सो व्हाट आर दीज बेसिकली, दीज आर योर पैरामीटर्स। इनको हम क्या बोलते हैं, पैरामीटर्स बोलते हैं। पैरामीटर्स मीन्स व्हाट ऑल वैल्यूज यू वांट टू पास, जिस पे आप एक्चुअली काम करना चाहते हैं वो आप ब्रैकेट के अंदर जो भी आप वैल्यूज पास करते हैं उनको हम पैरामीटर्स बोलते हैं। नाउ हमने यहाँ पे फंक्शन के ऊपर भी एक, यहाँ पे ऐड के पास भी हमने पैरामीटर्स मेंशन किए और यहाँ पे भी आपने दो पैरामीटर्स मेंशन किए। तो व्हाट आर दीज एक्चुअली, so there are two types of parameters, one is the actual parameters and the other one is the formal parameters। जो हमने डिक्लेरेशन में किया है ना, these are the formal one, these are called the formal one। और जब आपने फंक्शन को कॉल किया add 4,7, these 4,7 are called the actual parameters। now what is the requirement of these two functions parameters, that is the, एक तो है आपका formal और ये एक है आपका, हमने लिखा void add integer a integer b and आपने लिखा cout a plus b, और जब आपने इस फंक्शन को कॉल किया add आपने लिखा 7,2। तो ये जो 7,2 है ये आपके एक्चुअल पैरामीटर, और ये जो आपने यहाँ पे मेंशन किए हैं ये आपके क्या कहलाते हैं, फॉर्मल। अब इन दो पैरामीटर्स को डिफाइन क्यों किया आपने, सी आप एक फंक्शन बना रहे हो उसके अंदर आप कुछ वैल्यू पास कर रहे हो, तो कंपाइलर को कैसे पता पड़ेगा कि कैसी वैल्यू उस फंक्शन के अंदर आनी चाहिए। तो डेफिनेटली देयर हैज टू बी सम ऑफ द इंस्ट्रक्शन टू द कंपाइलर कि हमारे पास इंटीजर वैल्यूज आएगी तो उन इंटीजर्स को ऐड करना है, या फ्लोट वैल्यू आएगी, या कितने पैरामीटर्स आएंगे, उसको कैसे पता चलेगा। तो आप पहले से उसका सिंटेक्स बता रहे हो कि भाई ये मेरा फंक्शन है, इसके अंदर ये पैरामीटर्स आने चाहिए। तो जब आप उस फंक्शन को कॉल करोगे तो उसके अंदर कितने पैरामीटर्स होने चाहिए। लेट्स सपोज आपने यहाँ पे 4,7 नहीं लिखा है, आपने खाली यहाँ पे 4 लिखा, तो क्या होता, सी आई एम एग्जीक्यूटिंग, सी कैन यू सी दैट देयर इज एन एरर, व्हाई दिस एरर, टू फ्यू आर्ग्यूमेंट्स टू द फंक्शन, कैन यू सी दिस एरर, टू फ्यू आर्ग्यूमेंट्स टू द फंक्शन। सो व्हाई दिस पर्टिकुलर एरर टर्न्ड अप, क्योंकि आपने उसको बोल रखा है कि एक फंक्शन है, उस फंक्शन को एग्जीक्यूट करने के लिए मुझे कम से कम 2 पैरामीटर्स चाहिए। अगर आप वो 2 पैरामीटर्स नहीं प्रोवाइड करेंगे तो ऑब्वियसली इट विल जनरेट एन एरर। तो यहाँ पे वो एक सिंटेक्स के लिए भी होता है। प्लस अगर आपने यहाँ पे 4 लिखा, आप लिखते 7.9, 6.0, ठीक है, हम ऐसा कुछ लिखते हैं। मैं फिर से ही करती हूँ, ओके सी नाउ। तो क्या ये आपको एक्चुअल वैल्यू दे रहा है, नहीं दे रहा। वो क्या कर रहा है, उसने सिर्फ और सिर्फ इंटीजर्स वैल्यू को ऐड किया, जो आपका 0.9 था 7.9 उसने उसको ओमिट कर दिया। तो दैट मीन्स व्हाट, पैरामीटर्स आपने जो लिखे हैं आपको वही वैल्यू, अब आपने यहाँ पे लिखे तो इंटीजर पैरामीटर्स और आप पास कर रहे हो फ्लोट पैरामीटर्स, तो क्या हो रहा है, आपका लॉस ऑफ डेटा हो रहा है। यस, आपने 0.9 जो वैल्यू थी उसको लॉस कर दिया। सो दिस इज समथिंग विच इज वेरी मच रिक्वायर्ड, कि इसलिए हम बोलते हैं कि आपको आपके फंक्शंस को डिक्लेयर करना पड़ता है, तो तब उसके साथ आप पैरामीटर्स प्रोवाइड करोगे। तो यहाँ पे इंटीजर a और b जो होते हैं वो आपके फॉर्मल आर्ग्यूमेंट्स कहलाते हैं। फॉर्मल आर्ग्यूमेंट्स मीन्स आप पैरामीटर बता रहे हो कि भाई ये 2 इंटीजर फंक्शंस पे काम करेगा, और जो आपने पैरामीटर पास किए दैट इज 7,2, दीज बिकम्स द एक्चुअल पैरामीटर्स, क्योंकि पूरी की पूरी फंक्शनैलिटीज आपकी
इनके ऊपर काम कर रही है। एक चीज होती है कि आप जब फंक्शन को डिक्लेयर करते हैं तो दिस फंक्शन एट टाइम्स इज ऑलवेज रिक्वायर्ड टू बी डिक्लेयर्ड बिफोर द मेन पार्ट, कि आप उसको कॉल करो तो फंक्शन कम से कम कंफ्यूज ना हो। सी प्लस प्लस कहेगा कि अगर मैं इसको यहाँ पे डिक्लेयर कर दूं लेट्स सपोज, तो क्या कोई चेंज आएगा क्या? सी, उसको ये फंक्शन मिलेगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि ये फंक्शन मेन के बाद है और वो मेन के बाद तो जाएगा नहीं ढूंढने के लिए। तो हम फंक्शंस का डिक्लेरेशन हमेशा मेन से पहले करते हैं। बट देर आर एट टाइम्स दैट यू वांट कि नहीं, मुझे तो फंक्शन का डिक्लेरेशन मेन के बाद करना है, तो देन देर हैज टू बी अ सोल्यूशन। तो वहां पे हम फंक्शन प्रोटोटाइप यूज करते हैं। फंक्शन प्रोटोटाइप का मतलब क्या होता है कि आपने यहाँ पे लिख दिया वॉइड एड, आपने बता दिया कि मेरे पास इसमें 2 पैरामीटर्स होंगे, इंटीजर इंटीजर। अब आप इसको रन करो, सो दिस वुड वर्क। ओके, सो दिस इज समथिंग विच इज कॉल्ड एज योर प्रोटोटाइप। प्रोटोटाइप मीन्स दैट यू आर डिक्लेयरिंग दैट पर्टिकुलर फंक्शन, उसका जो फंक्शन बॉडी वो आप बाद में डिक्लेयर करोगे, बट उस फंक्शन का जो नाम है और जो उसके अंदर पैरामीटर्स आप पास करोगे, क्या टाइप के पैरामीटर्स आप पास करोगे, आप वो वहां पे मेंशन कर दो। दिस फंक्शंस जो हमने अभी तक पढ़े हैं ये सारे के सारे वॉइड थे, यानी ये कोई वैल्यू रिटर्न नहीं कर रहे हैं। इन केस अगर आपका कोई फंक्शन वैल्यू रिटर्न करे तो उसको हम कैसे यूज करेंगे, हम इसी फंक्शंस को समझेंगे। मैं यहीं पे इस फंक्शन को लिखना चाहती हूँ। ओके, मैंने क्या लिखा, स्टेटमेंट रिटर्न। कई बार क्या होता है कि जो वैल्यूज फंक्शन से, मुझे फंक्शन में जो भी वैल्यू कैलकुलेट होती है मुझे वो आगे फर्दर प्रोसेसिंग में कहीं यूज करनी होती है। तो इन दैट केस मैं वो वैल्यू कैसे लूंगी फंक्शन के थ्रू, तो उस वैल्यू को यूज करने के लिए हम रिटर्न स्टेटमेंट का यूज करते हैं। फंक्शन ने जो भी वैल्यू कंप्यूट की है, फंक्शन ने जो भी कैलकुलेशन कंप्यूट किया है, वो उसको रिटर्न स्टेटमेंट से मेन में वापस देगा। अब जब आपने कोई वैल्यू रिटर्न की तो डेफिनेटली इट शुड बी कैच समवेयर और इट शुड बी प्रिंटेड इन अ बेटर मैनर। तो हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं, इसको 2 वेज में एग्जीक्यूट कर सकते हैं। एक तो आप डायरेक्टली यहाँ पे कॉल कर सकते हैं add 3, 4, I'm just passing. Okay, this will automatically print the values over here. इन केस अगर आप ऐसा नहीं चाहते हैं तो हम लोग एक और मेथड को इसके अंदर यूज कर सकते हैं। वो होता है, आपने डिक्लेयर किया इंटीजर c और अब आप लिखोगे यहाँ पे c equals to add 8, 2, ओके, एंड c out using the return statement और यहाँ पे आप मेंशन करो c। ओके, कंट्रोल एस करते, एक बार इसको रन करके देखते हैं पहले। ओ हो ओके, सी आउट, हमने 2 बार टी लिख दिया। ओके, सी एरर इसलिए आ रही है क्योंकि हमने यहाँ पे रिटर्न के आगे लिखा है वॉइड। अब फंक्शन के हम जब प्रोटोटाइप की बात करें तो हमने कहा कि फंक्शन कोई वैल्यू रिटर्न कर रहा है, तो जब वो वैल्यू रिटर्न कर रहा है तो वो किस टाइप की वैल्यू रिटर्न कर रहा है वो हम यहाँ पे मेंशन करेंगे। तो हमको यहाँ पे लिखना पड़ेगा कि कौन सी वैल्यू रिटर्न कर रहा है, ये इंटीजर टाइप की वैल्यू रिटर्न कर रहा है, इसलिए हमने इंटीजर लिखा। व्हेनेवर यू आर डूइंग वॉइड, इसलिए था जब वो कोई वैल्यू रिटर्न नहीं कर रहा था, इसलिए हमने उसके प्रोटोटाइप में लिखा था वॉइड। अब ये कोई एक वैल्यू रिटर्न कर रहा है तो उस केस में हम इसको क्या लिखेंगे, इंटीजर लिखेंगे। लेट्स सी, परफेक्टली फाइन, नाउ सी। तो ये जो फंक्शन होता है C4 + 3 = 7 एंड 8 + 2 दोनों करेक्ट है। रिटर्न स्टेटमेंट, बोथ दी रिटर्न स्टेटमेंट्स आर वर्किंग परफेक्टली फाइन। अगर आप उस वैल्यूज जो सिस्टम ने या जो फंक्शन ने रिटर्न की है आप उसको डायरेक्टली प्रिंट करना चाहते हैं तब तो आप इस लाइन का यूज कर सकते हैं। एंड इफ यू वांट नहीं कि मुझे इस कैलकुलेशन को कहीं और भी यूज करना है तो आप इसको इस तरह से भी यूज कर सकते हैं। सो रिटर्न स्टेटमेंट इज बेसिकली यूज टू रिटर्न अ वैल्यू फ्रॉम द फंक्शन। अगर आपके फंक्शन से कोई वैल्यू रिटर्न हो रही है या आपने कोई एक ऐसी वैल्यू कंप्यूट की है फंक्शन के अंदर जो आपको कहीं और भी चाहिए प्रोग्रामिंग के अंदर या कहीं आप उसको आगे यूज करना चाहते हैं, तब आप रिटर्न स्टेटमेंट का यूज करेंगे। रिटर्न स्टेटमेंट विल रिटर्न द वैल्यू दैट यू हैव कंप्यूटेड इन द एंटायर प्रोग्राम। अब जब आपने स्टेटमेंट्स या फंक्शन से कोई वैल्यू रिटर्न की है तो डेफिनेटली आपको मेन के अंदर उसको कहीं ना कहीं पे तो कैच करना पड़ेगा। मैं अगर कोई बॉल थ्रो कर रही हूँ तो ऑब्वियसली कोई ना कोई तो उसको पकड़ेगा। तो जब मैंने वैल्यू फंक्शन से भेज दी है तो वो कहाँ जाएगी, वो मेन प्रोग्राम के अंदर कहीं पे तो कलेक्ट होगी। तो उसके लिए या तो आप डायरेक्ट उसको सी आउट स्टेटमेंट में यूज कर रहे हैं तो वो वहां पे प्रिंट हो जाएगी, और नहीं आप उसको कहीं वेरिएबल में लेना चाहते हैं तो आप इसको लिखेंगे c = add। So the value which has been computed by the adding of 8 and 2 has been returned in C variable. Now this data type and this data type has to be same again. Why? कि जिससे हमारा डेटा का लॉस नहीं हो। अब ये जो पैरामीटर्स आपने इसके अंदर डाले, इंटीजर a, इंटीजर b, देयर कुड बी n नंबर ऑफ पैरामीटर्स। आप जितने पैरामीटर्स इसके अंदर डालना चाहते हैं आप डाल सकते हैं। आप डिफरेंट टाइप्स के पैरामीटर डाल सकते हैं। आप इंटीजर फ्लोट का पैरामीटर है तो आप वो दोनों डाल सकते हैं। एज पर योर विश जितने पैरामीटर्स आपके प्रोग्राम के अंदर रिक्वायर्ड है वो सारे के सारे आप इसके अंदर ऐड कर सकते हैं।
ये सिर्फ और सिर्फ एक स्मॉल या एक छोटा सा फंक्शन कैसे बनाते हैं हम, और उन फंक्शन के अंदर क्या क्या हो सकता है हमने उसको देखा आज। जैसे उसका रिटर्न टाइप क्या हो सकता है, डिफरेंट डिफरेंट रिटर्न टाइप्स क्यों रिक्वायर्ड होते हैं, हम उसको कैच कैसे कर सकते हैं। वॉइड क्या मतलब होता है, वॉइड मीन्स दैट नो वैल्यू इज बीन रिटर्न फ्रॉम द फंक्शन। फंक्शन का प्रोटोटाइप कैसा होता है, फंक्शन का डिक्लेरेशन कैसा होता है, एक्चुअल पैरामीटर्स क्या होते हैं, फॉर्मल पैरामीटर्स क्या होते हैं, इन सब के बारे में हमने थोड़ा नहीं, आई मीन लाइक वी हैव कवर्ड दिस एंटायर पर्टिकुलर टॉपिक। Just go through this once again, try to make different different kinds of function, though हम लोग भी बहुत different different types of functions करेंगे और उनको समझेंगे, but still practice gives you the perfection. So please keep on trying. प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा था कि हम फंक्शंस को कैसे बना सकते हैं और फंक्शंस एक्चुअल में होते क्या है। आज हमने ये भी देखा था कि हम फंक्शन के अंदर वैल्यूज पास करते हैं, फंक्शन उस वैल्यूज को कंप्यूट करता है और वापस हमको एक वैल्यू रिटर्न करके देता है। अगर कोई फंक्शन वैल्यू नहीं रिटर्न करता है लेकिन फिर भी हम उसके अंदर पैरामीटर्स पास करते हैं और फंक्शन उस पैरामीटर्स को चेंज कर देता है, उस वैल्यूज को चेंज कर देता है, क्या वो चीज़ हमारे प्रोग्राम में रिफ्लेक्ट होती है या नहीं, ये हमारा आज का टॉपिक रहेगा। सो लेट्स जस्ट सी, पहले हम इस प्रॉब्लम को देख लेते हैं कि ये प्रॉब्लम एक्चुअल में है क्या। मैं एक प्रोग्राम बनाती हूँ, एक बहुत कॉमन एग्जाम्पल होता है इसके अंदर स्वैप का। स्वैप इन द सेंस मेरे पास दो वेरिएबल्स दे रखे हैं ए और बी, और मैं उन दोनों वैल्यूज को चेंज करना चाहती हूँ, दोनों की वैल्यूज को इंटरचेंज करना चाहती हूँ। मैंने यहाँ पे इंटीजर ए इक्वल्स टू 9 एंड इंटीजर बी इक्वल्स टू 10 लिया। दीज आर द टू वैल्यूज। मैं लिखती हूँ सी आउट द वैल्यूज ऑफ बिफोर स्वैप, बिफोर स्वैपिंग। ओके, आप लिखो यहाँ पे ए स्पेस दे देते हैं और बी की वैल्यूज प्रिंट हो जाएगी। फिर आप स्वैप वाले फंक्शन को हम कॉल करेंगे, जिसमें मैं ए और बी की वैल्यू को पास करूँगी। वापस सी आउट दी वैल्यूज आफ्टर स्वैपिंग, सो वैल्यूज आफ्टर स्वैपिंग सी आउट ए एंड बी। ओके, यहाँ पे हम फंक्शन, क्योंकि कोई रिटर्न नहीं करेगा वैल्यू, तो मैं यहाँ लिख देती हूँ void swap इंटीजर a इंटीजर b x और y लिख देते हैं, सो दैट कंफ्यूजन ना हो। दो वी कैन कीप द सेम, बट जस्ट टू अवॉइड एनी कंफ्यूजन मैं चेंज कर रही हूँ। मैंने एक टेम्प वेरिएबल लिया जिसमें मैंने a की वैल्यू x की वैल्यू डाली। ओके, x की मैं अब x मेरा खाली हो गया तो मैंने उसके अंदर मेरे y की वैल्यू डाल दी। अब y वापस खाली हो गया तो मैंने उसके अंदर टेम्प की वैल्यू डाली। क्या किया है हमने इस कोड के अंदर, एक बार इस चीज़ को हम समझ लेते हैं। आपने एक वेरिएबल लिया a कॉमा b, a की वैल्यू 10, b की वैल्यू 20। अज्यूम आपने बोला एक टेम्प वेरिएबल लो जिसमें आप a की वैल्यू डाल दो, तो टेम्प में क्या आ गया, अभी 10 आ गया, a मेरा खाली हो गया। फिर आपने लिखा a इक्वल्स टू b, तो 20 किस में आ गया, ए में आ गया। अब बी खाली हो गया तो बी में मैं वापस क्या डाल रही हूँ, 10। 10 की क्या वैल्यू है 10, तो बी में क्या आ गया 10। तो आपने इन दोनों नंबर्स को स्वैप, ये आपने इस कोड के अंदर। लेट्स जस्ट सी पहले क्या होता है, हमारा कोड क्या वाकई में इन दोनों नंबर्स को स्वैप करता है कि नहीं करता। ओके, इसमें यहाँ पे हमको वॉइड लिखना है, प्रोटोटाइप शुड मैच योर फंक्शनल परफेक्टली फाइन। नाउ सी, जब हमने वेरिएबल्स पहले भेजे थे स्वैपिंग से 9 और 10, और वैल्यूज जब आफ्टर स्वैप हुई थी तब भी 9 एंड 10, हम इस वैल्यूज को फंक्शन के अंदर प्रिंट करा के देखते हैं। हमने फंक्शन के अंदर वैल्यूज पास की, फंक्शन के अंदर क्या वैल्यू स्वैप हुई कि नहीं ये हम देख लेते हैं। सी, फंक्शन के अंदर आपकी वैल्यू स्वैप हो रही है, 10 और 9 हो गया है, लेकिन वापस फंक्शन के बाहर आपकी वैल्यू वो ही रहती है। सो व्हाट इज दिस, दिस इज समथिंग विच इज कॉल्ड एज कॉल बाय वैल्यू। C++ के अंदर हमारे पास ऐसी दो फंक्शनैलिटीज होती है जिसको हम बोलते हैं कॉल बाय वैल्यू एंड कॉल बाय रेफरेंस। कॉल बाय वैल्यू में क्या होता है कि जब भी आप पैरामीटर्स पास कर रहे हैं तो वो सिर्फ और सिर्फ वैल्यूज को कंसिडर करता है, तो एक्चुअल वैल्यूज पे काम नहीं होता है, वो सिर्फ और सिर्फ उनकी कॉपी पे काम करता है। तो आपके जो एक्चुअल पैरामीटर्स है, जो एक्चुअल वैल्यूज जो वो होल्ड करते हैं वो एज इट इज रहते हैं, उसके अंदर कोई भी चेंज नहीं होता है, जिसको ओवरकम करने के लिए हम कॉल बाय रेफरेंस यूज करते हैं। यहाँ पे हम एक सिंपल सा प्रोग्राम कर रहे हैं जहाँ पे मैंने दो वैल्यूज को फंक्शन के अंदर पास किया, उस फंक्शन के अंदर तो वो दोनों वैल्यूज आपस में एक दूसरे स्वैप हो रही, बट जैसे ही मेरा कंट्रोल फंक्शन के बाहर आता है तो वो वैल्यूज वापस अपनी ओरिजिनल वैल्यूज ले लेते हैं और आपके पास वैल्यू स्वैप नहीं होती। तो जो हमारा मेजर कंसर्न रहता है यहाँ पे वो ये होता है, क्योंकि हम यहाँ पे पास बाय वैल्यू कर रहे हैं।
आपने जो भी पास किया है पैरामीटर्स वो आप वैल्यूज को पास कर रहे हैं। अगर आप उनके एक्चुअल पैरामीटर्स पे काम करना चाहते हैं तो इन दैट केस हम कॉल बाय रेफरेंस को यूज करते हैं। सो दिस वाज बेसिकली पासिंग ऑफ द पैरामीटर्स, या आप इसको कॉल बाय वैल्यू भी बोलते हैं। तो ये हमारा एक टॉपिक था जिसमें हमने वैल्यूज को फंक्शन के अंदर पास किया है। जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा उसके अंदर हम रेफरेंस के थ्रू फंक्शंस को कॉल करेंगे और फिर हम देखेंगे क्या हम इन एक्चुअली वैल्यूज को स्वैप कर सकते हैं या नहीं कर सकते। प्रीवियस लेक्चर में हमने एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट पढ़ा था C++ का, जिसमें हमने पढ़ा था कि कॉल बाय वैल्यू, यानी आप जब भी कोई एक, हमने जो फंक्शन पढ़ा था वो भी हमारा स्वैप का फंक्शन था जिसके अंदर हमने दो पैरामीटर्स हमारे फंक्शन के अंदर पास किए थे। हमने उन दोनों की वैल्यूज को इंटरचेंज किया था, बट देन अगेन अगर हम उन वैल्यूज को वापस देखते हैं तो वो वैल्यूज चेंज नहीं होती है। तो आज का जो हमारा सेकंड कंसेप्ट जो इसी से रिलेटेड होता है, एक होता है कॉल बाय वैल्यू जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। जो हमारा नेक्स्ट कंसेप्ट है वो है कॉल बाय रेफरेंस, यानी अब आप जब वैल्यूज की बात कर रहे हैं, जब मैं उसको पास करूंगी तो देयर हैज टू बी सम और द अदर चेंज। उसके अंदर क्या चेंज होगा कि जो वैल्यूज है वो एक्चुअल में आपकी चेंज हो जाती है। दैट मीन्स अगर आपने उनको स्वैप की है तो आपको उसका डिफरेंस दिखेगा। सो ये मेरा स्वैप का जो हमने प्रीवियस प्रोग्राम पढ़ा था ये वो सेम ही प्रोग्राम है। कुछ नहीं करना है हमको, इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ एक बहुत छोटे छोटे माइन्यूट से चेंजेस करने हैं। पहले हम वो चेंजेस देख लेते हैं, उसके बाद हम इसको अकम्प्लिश करेंगे और एक बार उसको अच्छे से समझेंगे कि एक्चुअल में हम चाह क्या रहे हैं हमारे प्रोग्राम में। ओके, एंड हमारा जो कोड रहेगा यहाँ पे भी हम इस एड्रेस ऑफ एक्स एंड एड्रेस ऑफ वाई करेंगे। यहाँ पे आप एक्स वाई एंड ओके, सो दीज आर द वैल्यूज एक्स एंड वाई, द वैल्यू ऑफ ए एंड बी। चलिए कंट्रोल एस, एक बार हम हमारा कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करते हैं। ओके, लेट्स सी इफ वी हैव एनी काइंड ऑफ एरर्स, देन वी विल गेट टू नो कि हमारा कोड एक्चुअल में कर क्या रहा है। अगर फर्स्ट टाइम ऑफ एग्जीक्यूशन विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम, perfectly fine. Okay, so the values which before swapping is 9 and 10. Values inside the function after swapping is again 10, 9, and the values after swapping. Let's just make it more. Okay, यहाँ पे भी हम end line use करते हैं so that हमारा कोड थोड़ा सा inside the functions. Okay, this would be fine. I'm executing my code again. Okay, so can you see before the function was called हमारे a और b दो वेरिएबल्स थे जिनकी जो आपकी वैल्यूज थी वो थी 9 and 10। देन हमने जब स्वैप फंक्शन को कॉल किया तो उस फंक्शन के अंदर उसकी वैल्यू थी 10 and 9, दैट मीन्स दे हैड बीन ऑलरेडी स्वैप्ड। और जब हम उसको मेन फंक्शन के अंदर आते थे यानी आफ्टर द फंक्शन, तो हमारा वापस जो वैल्यू रहती है वो सेम रहती है 10 and 9। अब ये जो प्रोसेस कहलाता है इसको बोलते हैं हम कॉल बाय रेफरेंस। रेफरेंस का मतलब क्या होता है, कहीं पे भी जब आप एम्परसेंड का सिंबल यूज करते हो विच इज दिस पर्टिकुलर थिंग, इसको कई बार एंड से भी आप लोग रेफर करते हैं जब हमने पढ़ा था इसको, लेकिन ये एक एम्परसेंड का सिंबल कहलाता है एंड दिस इज जनरली रेफरिंग टू द एड्रेस। एड्रेस मीन्स व्हाट, जब भी आप एक रेफरेंस पास कर रहे हैं तो रेफरेंस पासिंग के अंदर क्या होता है कि आप उस वेरिएबल के एक्चुअल एड्रेस को पास कर रहे हैं। तो जब आप एक्चुअल एड्रेस को पास कर रहे हैं तो जो भी आपका काम हो रहा है वो जो एक्चुअल एड्रेस है उसके ऊपर जो एक्चुअल में वैल्यू स्टोर है हम उसके ऊपर काम कर रहे हैं। जब हमने प्रीवियस वाला कंसेप्ट देखा था वो था आपका कॉल बाय वैल्यू, जहाँ पे आप सिर्फ और सिर्फ वैल्यूज को पास कर रहे हैं, यानी मैंने सिर्फ और सिर्फ दो वैल्यूज पास कर दी जो कि है 10 और 9। लेकिन जब हम रेफरेंस की बात करते हैं तो रेफरेंस मीन्स आई एम टॉकिंग अबाउट द एड्रेस। एड्रेस मीन्स आप उस एक्चुअल एड्रेस पे काम करेंगे, जो एड्रेस आपने पास किया है अब जो चेंजेस होंगे वो एक्चुअल एड्रेस पे चेंजेस होंगे। यानी अगर आपने दो वेरिएबल्स को पास ऑन किया है तो अब वो वैल्यू नहीं जा रही है, उनका एड्रेस जाएगा। तो जब उनका एड्रेस जाएगा तो जो भी चेंजेस होंगे वो एड्रेस पे चेंज होंगे, वो उनके एक्चुअल मेमोरी लोकेशन पे चेंजेस हो रहे हैं। तो जब एक्चुअल मेमोरी लोकेशंस पे चेंज हो रहे हैं तो ऑब्वियसली वो आपको फंक्शन के बाद यानी मेन फंक्शन के अंदर भी आपको वो चीज़ रिफ्लेक्ट करेंगे। तो ये आपका कहलाता है कॉल बाय वैल्यू एंड कॉल बाय रेफरेंस। दोनों फंक्शंस को डिफरेंशिएट करने का सिर्फ और सिर्फ एक सिंपल सा मेथड यूज़ किया हमने, जहाँ पे हमने एक एम्परसेंड साइन का यूज़ किया है। एंड दिस पर्टिकुलर सिंबल इज़ वेरी हेल्पफुल बिकॉज आप कहीं ना कहीं इसको अपने पूरे एंटायर प्रोग्राम में रिफ्लेक्ट कर रहे हो। आपको पता चल रहा है कि ओके नाउ द चेंजेस विच आर बीन मेड इन माई पर्टिकुलर प्रोग्राम वुड बी रिफ्लेक्टेड ऑन माई एंटायर कोड। अर्लियर क्या हो रहा था कि सिर्फ और सिर्फ आपकी वैल्यूज पे काम हो रहा था। So this is something which is an important concept in your functions, and whenever you are working on the functions,
यहाँ पे आपको ये कंसेप्ट का ध्यान रखना पड़ेगा कि जब भी आप कोई वैल्यूज पास कर रहे हैं, अगर आप कुछ एक्चुअल मेमोरी पे काम करना चाहते हैं तो यू नीड टू गो विद कॉल बाय वैल्यू, अदरवाइज यू कैन वर्क विद कॉल बाय यू नीड टू वर्क विद कॉल बाय रेफरेंस, अदरवाइज यू कैन ऑलवेज वर्क विद कॉल बाय वैल्यू। तो जब भी आप एक्चुअल मेमोरीज पे काम करना चाहते हैं रेफरेंस के थ्रू करेंगे, और अगर नहीं तो आप वैल्यूज को यूज करके करेंगे। दिस वॉज अ सिंपल एंड द मोस्ट कॉमन लेक्चर इन दिस पर्टिकुलर कंसेप्ट ऑफ कॉल बाय वैल्यू एंड कॉल बाय रेफरेंस, बट अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, क्योंकि कॉल बाय वैल्यू, कॉल बाय रेफरेंस हमारे बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स में आते हैं जब भी हम प्रोग्रामिंग की बात करते हैं, स्पेशली इन फंक्शंस। क्योंकि सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन यहीं पे क्रिएट होता है कि हम वैल्यूज़ तो भेज रहे हैं लेकिन उस पर काम नहीं होता है, तो वो वहाँ पे आपको रेफरेंस का यूज़ करना पड़ता है। प्रीवियस लेक्चर में हमने कॉल बाय वैल्यू, कॉल बाय रेफरेंस फंक्शंस के दो बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट को कवर अप किया है। आज का जो हमारा लेक्चर रहेगा वो रहेगा रिटर्न बाय रेफरेंस। नाउ व्हेनेवर हमने जब कॉल बाय वैल्यू और कॉल बाय रेफरेंस की बात की थी तो हमने वहाँ पे एक डिफ्रेंसिएशन ये किया था कि जब भी आप किसी फंक्शन को कॉल बाय रेफरेंस के थ्रू यूज़ कर रहे हो, यानी आप जो भी वैल्यूज़ हो रहा है वो जिस पे आप काम कर रहे हो वो एक्चुअल मेमोरी एड्रेस पे आप लोग काम कर रहे हो, जो मेमोरी के एक्चुअल लोकेशन है, जो वैल्यूज़ उन एक्चुअल मेमोरी पे है, आप उसके ऊपर काम कर रहे हो। तो सिमिलर कंसेप्ट में जब मैं बात कर रही हूँ रिटर्न बाय रेफरेंस, तो रिटर्न बाय रेफरेंस मीन्स व्हाट, कि अब जो आप वैल्यू रिटर्न करोगे इट विल नॉट बी द ओनली वैल्यू, यू विल बी रिटर्निंग द एड्रेस इटसेल्फ, यू विल बी रिटर्निंग द वेरिएबल इटसेल्फ। कैसे करेंगे एक बार उसको आज हम प्रोग्राम के थ्रू समझेंगे, बट बिफोर अंडरस्टैंडिंग दैट पर्टिकुलर कंसेप्ट विद द हेल्प ऑफ अ प्रोग्राम, हम लोग एक और इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट पढ़ेंगे जिसको हम बोलते हैं ग्लोबल वेरिएबल, जो हमने ऑलरेडी कवर कर चुका है। जस्ट अ क्विक रिकैप ऑफ दिस पर्टिकुलर वेरिएबल दैट इज कॉल्ड एज अ ग्लोबल वेरिएबल। ग्लोबल वेरिएबल एक ऐसे वेरिएबल होते हैं जिनको आप थ्रू आउट द प्रोग्राम कहीं पे भी एक्सेस करते हैं, और अगर आप उनको कहीं पे भी चेंज करते हैं तो जो भी चेंजेस उनकी वैल्यूज में होते हैं वो परसिस्ट करते हैं विद इन द फंक्शन कॉल्स, इनफैक्ट आउटसाइड द फंक्शन एंड इनसाइड द फंक्शन। यानी आप उसके प्रोग्राम में उसको कहीं पे भी चेंज करेंगे, उसकी वैल्यू को अगर आप कहीं पे भी ड्रिफ्ट करते हैं या उसको कोई भी वेरिएशन लाते हैं उसके अंदर वैल्यू के, तो वो वेरिएशन आपका थ्रू आउट द प्रोग्राम आपको रिफ्लेक्ट होता है। यानी जब हम कॉल बाय वैल्यूज की बात कर रहे थे, हमने फंक्शंस में देखा था कि वो वैल्यू स्वैप होती है, बट दैट इज ओनली विद इन दी फंक्शन। जैसे ही आपका कंट्रोल फंक्शन के बाहर आ जाता है वो वैल्यूज वापस अपनी ओरिजिनल वैल्यूज होती, यानी उसके अंदर कोई भी चेंजेस नहीं होता है। सिमिलरली जब हम ग्लोबल वेरिएबल्स की बात करते हैं, ग्लोबल वेरिएबल्स एक ऐसा वेरिएबल होगा जिसकी वैल्यू अगर आप मल्टीपल फंक्शंस के अंदर भी चेंज करते तो इट विल बी रिफ्लेक्टेड थ्रू आउट। तो ये एक कंसेप्ट रहेगा आपका ग्लोबल वेरिएबल का। उसी कंसेप्ट को हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं रिटर्न बाय रेफरेंस के अंदर। कैसे यूज करेंगे एक बार चेक कर लेते हैं। मैं यहाँ पे एक वेरिएबल डिक्लेयर करूंगी इंटीजर n। नाउ whenever you are creating any kind of global variable, we are as such not using any kind of keyword associated with it। आप उसको मेन के बाहर डिक्लेयर कर रहे हैं, मेन प्रोग्राम आपका शुरू होता है उससे पहले आप डिक्लेयर कर रहे हैं, देन इट ऑटोमेटिकली बिकम्स अ ग्लोबल वेरिएबल। तो मैंने यहाँ पे एक ग्लोबल वेरिएबल को डिक्लेयर किया है। अब मैं एक फंक्शन बना रही हूँ इंटीजर। ओके, नाउ दिस इंटीजर इज द रिटर्न टाइप। अब इसके आगे मैंने एम्परसेंड लिखा, दैट मीन्स सी वेरेवर द एम्परसेंड कम इट ऑटोमेटिकली कम्स कि हम कहीं ना कहीं हमारे रेफरेंस का यूज कर रहे हैं। द सेम कंसेप्ट अप्लाइज ओवर हियर ऑल्सो कि यहाँ पे मैं उसका एड्रेस रिटर्न कर, मतलब द वेरिएबल, द एक्चुअल वेरिएबल वी आर रिटर्निंग ओवर हियर। टेस्ट मेरे फंक्शन का नाम है। लेट्स जस्ट राइट दिस पर्टिकुलर थिंग एंड सबसे पहले हम मेन शुरू करते हैं। ओके, दिस इज द प्रोटोटाइप, दिस एंटायर थिंग इज कॉल्ड एज योर प्रोटोटाइप। तो आप इसके आगे भी सेमीकोलन ऐड करेंगे। नाउ अब एक आप वेरिएबल ले लीजिए। हमें क्या कर रहे हैं, मैं इस फंक्शन को कॉल कर रही हूँ, ठीक है। ये फंक्शन को आप थोड़ा सा समझना और उसको मैं एक वैल्यू असाइन कर रही हूँ, दैट इज 5। अब यहाँ पे सी आउट इक्वल्स टू लेट्स सपोज मैं वेरिएबल प्रिंट कर रही हूँ n, ओके, दैट इज माई ग्लोबल वेरिएबल और मैंने रिटर्न किया है 0। अब मैं मेरे फंक्शन को बना लेती हूँ जो कि मेरा फंक्शन का नाम है इंटीजर एम्परसेंड टेस्ट, और यहाँ पे आप सिंपल सा स्टेटमेंट लिखोगे रिटर्न, और मैं यहाँ पे मेरा n जो वेरिएबल है वो रिटर्न कर दूँ। ओके, हाँ, हमने यहाँ पे थ्रू आउट द कोड मैंने एज एन कुछ भी नहीं किया है, मैंने सिर्फ और सिर्फ एक बहुत सिंपल सा कंसेप्ट को मैं यहाँ पे यूज कर रही हूँ। मैंने एक वेरिएबल ले लिया है n, ग्लोबल वेरिएबल है वो, उसके अंदर मैं उसके क्या कर रही हूँ, एक फंक्शन बनाया है मैंने टेस्ट। अब ये टेस्ट क्या कर रहा है एक बार इसको चेक करेंगे, पहले एक बार इसको रन करके देखते हैं। इसी रेफरेंस के थ्रू इसको रन करूंगी सो दैट ओके, नाउ सी
This program has been not saved, I suppose. Control S, Alt Tab. Now see, हमने कुछ भी नहीं किया है. एक बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है. आपने 5 कहाँ पे असाइन किया, जस्ट सी दैट. यहाँ पे आपने एक ग्लोबल वेरिएबल को डिक्लेयर किया. इस ग्लोबल वेरिएबल को आप कहाँ से रिटर्न कर रहे हो, उसको फंक्शन के थ्रू रिटर्न कर रहे हो. क्या रिटर्न कर रहे हो? द वेरिएबल इटसेल्फ. यू आर नॉट रिटर्निंग द वैल्यू, यू आर रिटर्निंग द वेरिएबल इटसेल्फ. ये वैल्यू कहाँ रिटर्न होके यहाँ आ जाती है. तो यहाँ पे एक्चुअल में क्या सब्स्टिट्यूट हो जाता है, n, जिसकी वैल्यू आप क्या असाइन कर रहे हो, 5. तो यानी यहाँ से मेरा वेरिएबल, जो भी मेरा एक्चुअल वेरिएबल है, वो मेरे फंक्शन के थ्रू रिटर्न हो रहा है n, और उसकी वैल्यू को आपने असाइन कर दिया 5. तो n में अब मेरे क्या वैल्यू स्टोर हो रही है, 5. अब आप उसकी वैल्यू को प्रिंट कर रहे हो. सो दिस इज समथिंग विच इज कॉल्ड एज रिटर्न बाय रेफरेंस. एक बहुत, अगर आप इस फंक्शन को अच्छे से देखेंगे या जो भी रिटर्न स्टेटमेंट आपने देखा है, तो जो रिटर्न स्टेटमेंट है जिसमें हमने लिखा है रिटर्न n, ये बेसिकली इज नॉट द सिंपल रिटर्न स्टेटमेंट. जो पिछले थे वो सारे वैल्यूज को रिटर्न कर रहे थे, बट दिस एक्चुअल रिटर्न स्टेटमेंट इज एक्चुअली रिटर्निंग द वेरिएबल इटसेल्फ, दैट इज द एड्रेस. क्योंकि हमने बोला है एम्परसेंट हम यूज कर रहे हैं, तो वो एक एड्रेस के जैसे काम करेगा. सो व्हेन द वेरिएबल इज रिटर्न, दैट इज द एड्रेस इज बीन रिटर्न, इट विल बी असाइंड अ न्यू वैल्यू. उसको हमने एक न्यू वैल्यू असाइन कर दी, दैट इज 5, और वो वैल्यू आप स्क्रीन पे प्रिंट कर रहे हो. सो देर इज वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट यूज ओवर हियर कि आप यहाँ पे लोकल वेरिएबल्स को कभी भी रिटर्न नहीं कर सकते हो. दैट इज द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग ओवर हियर. यहाँ पे आप जो भी आपका लोकल वेरिएबल कोई होगा, आप उसको रिटर्न नहीं कर पाओगे विद रेफरेंस. दैट वेरिएबल ग्लोबल होगा, क्योंकि ग्लोबल इसलिए हम यूज कर रहे हैं. लोकल वेरिएबल को आप रिटर्न बाय रेफरेंस यूज भी करोगे तो उस वेरिएबल की स्कोप तो वहीं पे खत्म हो जाती है फंक्शन के अंदर, तब आप उसको कैसे रिटर्न कर पाओगे. सो दैट वन इंपॉर्टेंट थिंग यू नीड टू कीप इन माइंड. रिटर्न बाय रेफरेंस इज वेरी डिफरेंट कॉन्सेप्ट, बहुत रेयर यूज होता है. लेकिन हाँ, जहाँ पे आप इन ग्लोबल वेरिएबल्स को यूज करते हो और इसकी वैल्यूज को अगर आपने डिफरेंट फंक्शंस के अंदर, लेट्स सपोज देयर आर 5 फंक्शन और 5 फंक्शंस आपके इन ग्लोबल वेरिएबल पे काम कर रहे हैं, तो उस केस में आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि हम रिटर्न बाय रेफरेंस यूज कर रहे हैं, क्योंकि आप उसकी वैल्यू को चेंज करके रिटर्न कर रहे हो, तो डेफिनेटली वो चेंज सब जगह रिफ्लेक्ट होना चाहिए. सो दैट इज द मेजर कॉन्सेप्ट बिहाइंड दिस रिटर्न बाय रेफरेंस. बहुत सिंपल सा प्रोग्राम है, सिर्फ और सिर्फ आपको एम्परसेंट सिंबल का यूज करना है. सो दैट एम्परसेंट सिंबल इज मेकिंग द एंटायर चेंज बिकॉज it is referring to the address and we are actually passing the variable itself. That is, आप उस variable को action में pass कर रहे हो rather than passing the values. Hope this is clear. If not, then please एक बार इस lecture को आप वापस देखिए, rewind कीजिए, because return by reference, call by reference are two very important concepts to keep in your head. Previous lectures में हमने कुछ important concept के बारे में पढ़ा था. जो functions की हमने बात की थी, जो कि थे हमारे कॉल बाय वैल्यू एंड कॉल बाय रेफरेंस, रिटर्न बाय रेफरेंस. फंक्शंस के अंदर हम कैसे पैरामीटर्स डिक्लेयर कर सकते हैं, फंक्शंस के क्या प्रोटोटाइप होते हैं, उनका स्टेटमेंट क्या कहलाता है. अगर आप फंक्शंस को प्रायर डिक्लेयर नहीं करते और बाद में डिक्लेयर करते हैं, तो क्यों उनका प्रोटोटाइप ज़रूरी होता है, उसके कितने कितने आर्ग्यूमेंट्स हो सकते हैं, डिफरेंट आर्ग्यूमेंट्स विद डिफरेंट रिटर्न टाइप्स हो सकते हैं. ये सारा कंसेप्ट हमने फंक्शंस के अंदर एक्चुअली कवर कर चुके हैं. आज का जो एक दूसरा इंपॉर्टेंट फंक्शन कहते हैं, हम एक फंक्शन का टाइप कहते हैं जिसको, एक है इनलाइन फंक्शन. नाउ व्हाट आर दीज इनलाइन फंक्शन? सी, एज द नेम सजेस्ट, इनलाइन का मतलब क्या होता है, अलोंग द लाइन, अलोंग द एग्जीक्यूशन. अगर आप कोई पर्टिकुलर चीज कर रहे हो तो उसको आप इनलाइन कर रहे हो. यानी अगर लेट्स सपोज दिस इज अ लाइन विच इज स्टैंडिंग फॉर सम प्लेस, और एक जना कोई भी यहाँ आके खड़ा होता है और उसको बोलते हैं इनलाइन. तो इनलाइन मतलब क्या होगा, वो एडजस्ट हो जाएगा इस पर्टिकुलर स्पेस में. All will shift above and shift below, and that particular line or that particular person will be actually adjusted among all of them. So inline का जो basic purpose अपन बोलते हैं, it's basically adjusting. It's basically adding something inline. Inline functions की क्यों जरूरत पड़ी, इसका एक बहुत important concept होता है. जब भी हम functions पढ़ रहे थे तो आपने एक चीज notice की होगी कि let's suppose ये आपका एक main function execute होगा. यहाँ पे आपने सी आउट कुछ स्टेटमेंट्स लिखे हो, यहाँ पे आपने एक फंक्शन को कॉल किया है हेलो. अब जब आप इस फंक्शन हेलो को कॉल करते हो तो क्या होगा, आपका एग्जीक्यूशन यहाँ आ रहा है, यहाँ आके आपका एग्जीक्यूशन रुकेगा. वो देखेगा आपने एक फंक्शन को कॉल किया है, इस पोजीशन को वो कहाँ पे स्टोर करेगा, स्टैक में स्टोर करेगा. अब ये क्या करेगा, इस फंक्शन के पास जाएगा, इस फंक्शन को एग्जीक्यूट करेगा.
इसकी जो भी आउटपुट होगा उसको यहाँ पे लेके आएगा, फिर स्टैक से आपके कंट्रोल को वापस रिटर्न करेगा, जो भी लास्ट स्टेटमेंट आपने एग्जीक्यूट किया। ये हमने स्टैक्स के एक प्रोसेसिंग में हमने इस चीज को समझ रखा है। तो व्हाट इज इट? दिस इज कॉल्ड हैज ओवरहेड। इसको हम बोलते हैं फंक्शन ओवरहेड, एंड एट टाइम्स इट विल इंक्रीज द एग्जीक्यूशन टाइम ऑफ योर सिस्टम, ऑफ योर प्रोग्राम। क्यों? क्योंकि कंपाइलर को एक्चुअली आपके जैसे 10 लाइन्स ऑफ कोड आप एक्चुअली एग्जीक्यूट कर चुके हो, उसके बाद कोई एक फंक्शन आ रहा है, तो उन 10 लाइन्स का कोड का कुछ तो रिजल्ट होगा, उस रिजल्ट को उसको कहीं ना कहीं स्टोर करके रखना पड़ेगा, तभी वो जाके आगे फंक्शन को एग्जीक्यूट करके आएगा और फिर आगे कंटिन्यू कर पाएगा। सो दिस काइंड ऑफ थिंग इज समथिंग विच इज कॉल्ड एज फंक्शन ओवरहेड, एंड समटाइम्स दिस फंक्शन ओवरहेड इज सो मच दैट आपका जो कंपाइलर टाइम होता है या जो एग्जीक्यूशन टाइम होता है वो काफी हद तक बढ़ जाता है। तो उस चीज को कम करने के लिए हम लोग इनलाइन फंक्शंस का यूज करते हैं, एंड it is as the name suggests inline, the inline function is expanded inline when it is called, यानी जो भी आपका फंक्शन का कोड होगा ये वहां पे एक्सपैंड हो जाता है। जो भी आपने कोड लिखा होगा ये एज इट इज उस फंक्शन का आपके एग्जीक्यूशन कंपाइलर कोड में वहां जाके वो एग्जिस्ट सब्स्टिट्यूट हो जाता है। सब्स्टिट्यूट होने का मतलब क्या होता है? एंड दैट इज ओनली परफॉर्म्ड बाय द कंपाइलर एट कंपाइल टाइम। ठीक है, इसको एक बार एग्जीक्यूट करके देखते हैं कि इनलाइन फंक्शंस एक्चुअल में होते क्या हैं, इसको सिंटेक्स लिखने का तरीका क्या होता है। लेट्स सपोज मैं यहाँ पे एक फंक्शन बना देती हूँ इनलाइन एरिया। ओके, मैंने यहाँ पे लिखा है इंटीजर स्पेस s रिटर्न s इंटू s। नाउ दिस इज समथिंग विच इज रिटर्निंग द इंटीजर। ओके, एंड यहाँ पे हम लिखते हैं हमारा मेन। सबसे पहले आप एक इंटीजर y ले लीजिए, सी आउट एंटर द वैल्यू ऑफ s। लेट्स सपोज वी आर टेकिंग इट एज अ साइड ऑफ अ स्क्वायर, एंटर द वैल्यू ऑफ s into the side, enter the what we can write, enter the side value for square। okay, फिर मैं यहाँ पे क्या कर रही हूँ, क्योंकि ये वैल्यू एक रिटर्न कर रहा है तो मैं यहाँ पे x ले लेती हूँ। x इक्वल्स टू आप एरिया को कॉल करोगे जिसमें आप y की वैल्यू ऐड करोगे, और क्योंकि हमने y की वैल्यू को कोई असाइन नहीं किया है तो मैं इसको यूजर से रीड भी करूँगी, cn दैट इज y। ओके, और फिर आप यहाँ पे प्रिंट कर सकते हैं सी आउट दी एरिया ऑफ वेयर इज, यहाँ पे आप लिख दीजिए x। ओके, लेट्स जस्ट सेव इट फर्स्ट एंड लेट्स सी फर्स्ट क्या ये इसके अंदर कोई एरर है क्या। ओके, एंटर द वैल्यू ऑफ स्क्वायर साइड दैट इज 4, आई एम एडिंग द एरिया इज 4 4 जा 16। अब इस कोड को एक बार देखते हैं हमने यहाँ पे किया क्या है। सी, एडिंग एन inline is just a command, I mean it's just a thing which you are instructing. Compiler can ignore this particular keyword also, and why? There's a reason behind. जब भी हम किसी फंक्शन को इनलाइन डिक्लेयर कर रहे हैं तो इनलाइन फंक्शन का मतलब क्या होता है, इस सब्जेक्ट का या इस लाइन का कोई भी जो कोड है, जो भी इस फंक्शन का कोड है, वो कंपाइलर क्या करेगा, कंपाइल टाइम में यहाँ पे लाके एग्जीक्यूट कर देगा या सब्स्टिट्यूट कर देगा। यानी इस लाइन को अगर मैं यहाँ पे लिखती हूँ x इक्वल्स टू, ये ऐसे होगा y इंटू वाई। So inner side, I mean the inner working of this particular would be like this. अब अगर ऐसा आपके कोड में एंटायर पेज में, लेट सपोज आपने यहाँ पे फिर से एक एरिया को पास किया है 8, ठीक है, फिर आप लिख रहे हैं सी आउट x। सिमिलरली आपने फिर से x इक्वल्स टू एरिया ऑफ किया 3, ओके, फिर आप लिख रहे हैं सी आउट x। तो यहाँ पे जितना भी एंटायर प्रोसेसिंग हो रहा है ये सारे के सारे कोड आपके यहाँ आके सब्स्टिट्यूट हो जाएंगे। दैट मीन्स जब कंपाइल होगा ये तो यहाँ पे हो जाएगा x इक्वल्स टू 8 इंटू 8, ओके, यहाँ पे हो जाएगा x इक्वल्स टू 3 इंटू 3। सो द एंटायर कोड विल बी सब्स्टिट्यूटेड एट द कंपाइल टाइम। तो इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि जो आपका फंक्शन का ओवरहेड होता है, ओवरहेड कब होता है कि आप अपने कोड को एग्जीक्यूट कर रहे हैं एंड व्हाट हैपेंस, वो वहाँ पे सब्स्टिट्यूट होता रहता है, यानी वो जो स्टैक में स्टोर कर रहा है वो अब यहाँ पे नहीं होगा। नहीं तो पहले फंक्शन ओवरहेड में क्या होता था, आपके एग्जीक्यूशन चलता है कि जो भी प्रोसेसिंग हो रखी होती है उस लाइन तक वो सारा का सारा स्टैक में स्टोर होता है, और फिर वो आगे फंक्शन को एग्जीक्यूट करके फिर वापस वो स्टैक से उस वैल्यू को, आई मीन दिस कंटिन्यूस प्रोसेस गोज ऑन, दिस ओवरहेड गोज ऑन। तो कई बार क्या होता है, इससे आपकी जो कंपाइल टाइम होता है वो काफी बढ़ जाता है, जो एग्जीक्यूशन टाइम होता है वो बढ़ जाता है, क्योंकि आपके मल्टीपल फंक्शंस होते हैं इसके अंदर। सो व्हाट इज द मेजर कंसर्न ओवर हियर कि
यहाँ पे जब आप किसी फंक्शन को इनलाइन डिक्लेयर कर देते हो तो कंपाइलर क्या करेगा, वो उस फंक्शन का जो भी कोड है वो उसको यहाँ पे लाके सब्स्टिट्यूट कर देगा। तो वहां पे जो आपका फंक्शन का ओवरहेड होता है वो रिड्यूस हो जाता है। अदर देन दैट इनलाइन फंक्शन का कोई भी एक्स्ट्रा एड ऑन या फंक्शनैलिटी नहीं होती, इसकी सिर्फ एक यही स्पेशल फंक्शनैलिटी होती है कि आप इसको यहाँ के जो इसका फंक्शन ओवरहेड है वो थोड़ा सा कम हो जाता है। अब इसको मैं अगर इसको डिक्लेयर करने का हमने तरीका देख ही रखा है, इसके इट्स जस्ट अ रिक्वेस्ट टू द कंपाइलर, यानी इट्स नॉट अ कमांड, यू आर जस्ट रिक्वेस्टिंग द कंपाइलर टू मेक दिस पर्टिकुलर फंक्शन एज इनलाइन। नाउ द कंपाइलर कैन इग्नोर योर रिक्वेस्ट फॉर इनलाइनिंग। व्हाई? कि अगर आपके मान लो फंक्शन के अंदर कोई फॉर लूप है, कोई वाइल लूप है, कोई डू वाइल है, या आपने गो टू स्टेटमेंट्स को भी यूज किया है, या आपका फंक्शन जो है वो एक रिकर्सिव स्टेटमेंट है, या आपने कोई स्टैटिक वेरिएबल्स का यूज किया है, एंड ओके एंड यू आर एक्चुअली not using any kind of return statement or something or like this kind of a thing. So this is something which will be hindering the request of your making a function as inline, because inline functions are very simple functions and their major concern is only to substitute the entire code, whatever code you have written for the function, in the code itself. अब इससे एक आपके कोड को बहुत बड़ा सा डिसएडवांटेज यहाँ पे जो मिलेगा, क्योंकि अगर मैं इस कोड में देखती हूँ तो अभी हमारे पास ये जो फंक्शन है एरिया वाला, आई सपोज दिस इज दी वेरी स्मॉल वन, लेकिन अगर आपके कोड में आपने इस एरिया वाले फंक्शन को हो सकता है कुछ ज़्यादा बार कॉल किया है, तो व्हाट विल हैपन, इट विल इंक्रीज द लेंथ ऑफ योर कोड, या आपके कोड की लेंथ को इंक्रीज करेगा। So this is something which is a disadvantage of this particular inline function, क्योंकि फंक्शन ओवरहेड को रिड्यूस तो आपने कर लिया, उसका टाइम जो है हो सकता है एग्जीक्यूशन का वो भी आपने रिड्यूस कर लिया, बट व्हाट अबाउट द लेंथ ऑफ द कोड? द लेंथ ऑफ द कोड विल ऑटोमेटिकली इंक्रीज क्यों हो जाएगी? क्योंकि आप फंक्शन का कोड वहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर रहे हो, कंपाइलर एज इट इज उस कोड को वहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देगा, तो ऑब्वियसली आपके लेंथ ऑफ द कोड विल इंक्रीज। सो दिस इज वन पर्टिकुलर डिसएडवांटेज ऑफ योर इनलाइन फंक्शन। अदर देन दैट इनलाइन फंक्शंस आर बेसिकली, अगर आपका कोड बहुत छोटा है, फंक्शंस के अंदर भी बहुत स्मॉल सेट ऑफ कोड है, लेट्स सपोज इट्स अ सिंगल लाइन स्टेटमेंट जैसे हमने अभी किया है, हो सकता है कुछ और आपने एडिशन परफॉर्म किया है या बेसिक कैलकुलेशन है, कुछ भी ज़्यादा इसमें फंक्शन में कोई टिपिकल प्रोग्रामिंग नहीं है या कॉम्प्लेक्स प्रोग्रामिंग नहीं है, तो दिस कुड बी एन एडवांटेज ऑफ फॉर यू। अदरवाइज तो कंपाइलर खुद ही आपके रिक्वेस्ट को डिक्लाइन कर देगा अगर आपने किसी ऐसे फंक्शन को यूज़ किया है जिसके अंदर आपके फॉर या डू या वाइल स्टेटमेंट्स यूज होते हैं। सो दिस वाज द कंसेप्ट बिहाइंड योर इनलाइन फंक्शंस। इनलाइन फंक्शंस आपके बहुत छोटा सा कंसेप्ट है एक, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले रोल करते हैं, ओनली इन द केस व्हेन द प्रोग्रामिंग विच इज इन्वॉल्व इज नॉट दैट टू कॉम्प्लेक्स एंड इट्स अ सिंपल प्रोग्रामिंग, सो दैट हम उसको सब्स्टिट्यूट कर सके और शायद हमारा एग्जीक्यूशन टाइम या कोड की लेंथ अगर बढ़ भी रही तो इट्स नॉट अ डिसएडवांटेज फॉर अस, सो इन दैट केस आप इसको यूज कर सकते हैं। सो इस कंसेप्ट को आप अच्छे से क्लियर करेंगे एंड सी इन द नेक्स्ट लेक्चर। नेक्स्ट लेक्चर में हम कुछ ऐसे फंक्शंस पढ़ेंगे जिसके अंदर आप जो पैरामीटर्स प्रोवाइड कर रहे हैं उनकी वैल्यूज आप पहले से फिक्स कर रहे हैं, या आप उनकी वैल्यूज को ड्यूरिंग दी रिटर्न जो हम प्रोटोटाइप डिस्क्राइब करते हैं या जब हम प्रोटोटाइप लिखते हैं किसी फंक्शन का, अगर मैं वहीं पे कोई वैल्यूज मेंशन कर देती हूँ तो उसको हम कैसे एग्जीक्यूट करेंगे। और आपका एक होता है रिकर्सिव फंक्शन, तो ये दो मेजर कंसेप्ट आपके अभी भी रहेंगे फंक्शंस के अंदर कि फंक्शंस में और क्या क्या होता है। हम लोग फंक्शंस के बारे में पढ़ रहे हैं C++ के अंदर, और फंक्शंस यानी एक ऐसे स्मॉल सेट ऑफ कोड्स जो आपके वर्क को इजी करते हैं, मे बी अ पर्टिकुलर टास्क दैट विल बी परफॉर्म बाय द पर्टिकुलर फंक्शन, एंड इफ द टास्क इज बिन कॉल्ड रिपीटेडली, तो वहाँ पे आपको फंक्शन एक बहुत हेल्प करता है, क्योंकि आपको एक ही कोड बार बार नहीं लिखना पड़ता है, आप उस फंक्शन को कॉल कर सकते हैं एंड यू कैन पास ऑन योर डेटा एंड देन यू कैन गेट द डिजायर्ड रिजल्ट। बट ड्यूरिंग दिस पासिंग ऑफ दिस डेटा, अगर इन केस ऐसा कोई कंडीशन हो जाती है आपके पास कि आपने कुछ नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स जो पास किए हैं वो कम है, तो क्या होगा उस केस में? क्या एक एरर जनरेट होती है और उस एरर को हम कैसे रिमूव कर सकते हैं, या हमारे पास क्या उससे एक बेटर वे अवेलेबल है कि हम हमारे फंक्शन के अंदर अगर आर्ग्यूमेंट्स को भूल जाएं तो भी वो आपको कुछ ना कुछ कैलकुलेट करके दे। सो हियर कम्स द कंसेप्ट विच इज कॉल्ड एज डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट्स, जो हमारे आज का लेक्चर का टॉपिक है।
आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट की बात कर रहे हैं जिसको हम बोलते हैं डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट्स. व्हेनेवर आई एम टॉकिंग एज अ डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट्स, दैट मीन्स डिफॉल्ट मीन्स बाय डिफॉल्ट वो वैल्यूज ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है. डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट्स को समझें उससे पहले एक आर्ग्यूमेंट्स की इंपॉर्टेंस समझ लेते हैं. लेट्स सपोज वी हैव दिस पर्टिकुलर सेट ऑफ प्रोग्राम. मैं यहाँ पे एक सिंपल सा प्रोग्राम बनाती हूँ. लेट्स सपोज मैंने लिखा void add and I have the parameters as integer a, integer b and integer c, and I have returned a plus b plus c. Okay, so this would be integer again. Clear? Okay, now in the main part what will I do? I'm just here, I'm using the function as cout. Directly I'm calling the function. My function is add. I'm passing the parameters in 2 and 3. I'll save it. Let's just move to the command prompt, g++. Okay, let's just see first what will happen. Can you see too few arguments in the function integer c? The function says that it should have 3 parameters. That means you need to provide 3 parameters. आपको 3 parameters provide करने पड़ेंगे. आपने फंक्शन के अंदर यहाँ पे लिखा है कि आपने 3 पैरामीटर्स आर रिक्वायर्ड टू एग्जीक्यूट दिस पर्टिकुलर फंक्शन. बट जब भी आप उस फंक्शन को कॉल कर रहे हैं, व्हेनेवर यू आर कॉलिंग दैट पर्टिकुलर फंक्शन, यू आर ओनली प्रोवाइडिंग 2 पैरामीटर्स. सो इन दैट केस ऑब्वियसली हमारा जो सिस्टम है या जो हमारा कंपाइलर वो आपको एक एरर थ्रो करेगा. सो हाउ टू ओवरकम दिस पर्टिकुलर थिंग? So there comes this important role of the default arguments. Whenever we talk about default arguments, these are basically the arguments that you are providing in by default. यानी आप फंक्शन के डिक्लेरेशन के टाइम में ही बता रहे हैं कि ये हमारे डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट्स है. या इफ द आर्ग्यूमेंट्स आर नॉट पास्ड, then these default arguments will be used. Otherwise whatever arguments you have passed, they will override the default arguments. वो इग्नोर कर दिए जाएंगे डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट्स को. Now, before we go to the understanding of this, how this particular function works, let's just write integer c equals to 10 over here. Clear? I'll put control plus s. I'll run my same program again. Now let's see, do we have the same error? Okay, so this time the error has been removed. I'll write NIF and it will give me 15. How come? That is 2 plus 3 is 5 and 5 plus 10 is 15. So what happened over here actually? If you see this particular code, हमने यहाँ पे क्या किया? You created a function which you named as add, in which you provided a, b and c you gave as 10. आपने c की वैल्यू को फिक्स किया है 10. Now what you do? You call the function in the main as add 2, 3. Now what will happen? कंपाइलर क्या करेगा उस चीज में? a को सब्स्टिट्यूट कर देगा 2 से, b की वैल्यू हो जाएगी 3 एंड c इट विल टेक इट फ्रॉम हियर. दैट मीन्स व्हाट विल बी द आउटपुट? 2 plus 3 plus 10, दैट विल कम आउट टू बी 15. दिस विल बी योर रिजल्ट. सो द डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट विच यू हैड नॉट प्रोवाइडेड इन योर प्रोग्राम, आपने जो प्रोग्राम में एक पैरामीटर नहीं प्रोवाइड किया था, वहां पे इस डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट ने अपनी पोजिशंस ले ली. सो जो एरर था वो भी रिमूव हो गया और आपका जो एग्जीक्यूशन बीच में अटक रहा था, द एग्जीक्यूशन विच वाज स्टॉप्ड इन बिटवीन, इज completed by providing the default arguments. What will happen in the case if I provide the third parameter? Let's suppose if I provide the third parameters as 9. I give the value as 9 over here. Then in that case what will happen? Let's just see. So this way, I mean you have provided the parameter. आपने इसको 3 parameters provide किए, 2, 3 and 9. So whenever you are providing these 3 parameters, what will happen? The 10 will be overridden by the number 9. तो अगर जब आप डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट के अंदर अगर आप पैरामीटर प्रोवाइड करते हैं तो ऑब्वियसली वो डिफॉल्ट वैल्यू जो भी है वो ओवरराइड कर दी जाती है बाय द कंपाइलर. इफ नॉट इन केस यू हैव नॉट प्रोवाइडेड द पैरामीटर, देन द डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट वैल्यू विल बी यूज्ड. नाउ देयर इज अ रूल फॉर दीज डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट्स आल्सो. यू कैन नॉट declare these default arguments wherever you want. This has to be always at the end. That means in case if I write over here like this, a equals to 1, then b, and then again I am providing c equals to 10. Let's just see now the default argument always, if you have provided the default arguments, then the rest of the arguments which are present in your default function, they also has to have the default values. That means ऐसा नहीं हो सकता कि आपने फर्स्ट वैल्यू को डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट सेट कर दिया एंड देन यू आर यूजिंग द नेक्स्ट वैल्यूज एज द वैल्यूज विच विल बी गिवन बाय द सिस्टम और बाय द यूजर.
तो आपको यहाँ पे एक चीज़ का बहुत ध्यान रखना है कि जो डिफ़ॉल्ट आर्ग्यूमेंट होंगे वो सबसे एंड में ही रहेंगे. यानी अगर आपके पास 5 आर्ग्यूमेंट्स हैं एंड आउट ऑफ दोज 5 आर्ग्यूमेंट्स यू हैव 2 आर्ग्यूमेंट्स एज द डिफ़ॉल्ट आर्ग्यूमेंट्स. सो दोज 2 आर्ग्यूमेंट्स विल बी एट द एंड ऑफ द डिक्लेरेशन, दे कैन नॉट बी देयर इन द फ्रंट. ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट होता है आपके डिफ़ॉल्ट आर्ग्यूमेंट्स में. अगर आप ऐसा कुछ करना चाहते हैं, if you want this that the A and C they have to be in this particular order only, and then in that case you need to provide as B also equals to some particular value, then this would definitely work. This will definitely will not be giving any kind of error, because why, all the parameters have their default value, so it will not pose any kind of error. But in between आप ऐसा नहीं कर सकते. They all have to be in in contiguous manner. If you have provided one default argument, then the rest of the arguments which are following the first one, they also need to be as the default value. If you see this particular example on your screen, I have just given one diagram for you all so that you can understand what is the difference of this default argument. See, here in this case, when the no argument is being passed, then what will happen? 10 and 8.8 value will be used by the function because you have created their default value. Now, the first argument is being passed. That means आपने 10 की वैल्यूज की जगह आपने एक वैल्यू दे दी 6, तो ऑब्वियसली आई हमने इक्वल्स टू 10 डिक्लेयर किया, तो यहाँ पे तो वो 6 हो जाएगा. लेकिन नेक्स्ट वैल्यू क्योंकि आपने कोई पास नहीं किए तो वो 8.8 को यूज करेगा. अब आपने 6 एंड माइनस 2.3, दैट मीन्स यू हैव प्रोवाइडेड बोथ द वैल्यूज, सो 10 भी यूज नहीं होगा और ये भी यूज नहीं होगा. इंस्टेड व्हाट इट विल बी यूज 6 एंड माइनस 2.3. So this is well understood that if you have provided an argument in the function call, तो आपके default values override हो जाते हैं. But what is this particular case? This is a very important one. You have two parameters as integer and a float, and you have provided a float parameter. So the compiler will get confused कि वो कौन सी value को pass करेगा. आपने तो float के लिए pass की है, right? 3.4 is a float value, but it will take it as an integer value. How? Let's just look it from here. हम यहाँ पे दो parameters कर लेते हैं इसको. Integer A equals to 10, and I'm writing float B equals to, let's suppose 3.5 or 4, whatever. इसका data type हम float करेंगे. Okay. Now 2 point. You are providing a float value. So as per your instinct, the answer should be 12, right? The answer should be 12.6 because A value should be taken as 10 and the B value should be taken as 2.6, and both of them when added should give 12.6. But what will happen? Let's just see first. Okay. We have specified the third parameter. So now see what happened. When you pass this particular value at 2.6, 2.6 was taken in the value of A. It was not taken for B value. So value 2.6, that means 2 was considered because the parameter is of integer type. तो A की value integer considered हुई है, 2.6 में से 0.6 को discard कर दिया गया. So only 2 was used and 2 plus 3.4 gives you, what is the answer? That is 5.4. So you need to be very careful while passing the arguments. जब भी आप arguments को pass कर रहे हैं default arguments के अंदर, तो आपको वहाँ पे थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा because you think that मैं second parameter provide कर रही हूँ, but the system will not use in this manner. System को यही लगेगा कि आपने उसको first parameter provide किया है because it goes in this particular manner only. From left to right it goes by first, like the first will be substituted with the first argument, then the second parameter will be substituted with the second argument, and then so on. So that is the procedure, that is the working pattern of that particular thing. So you cannot change that thing कि आप सोचो कि नहीं मुझे तो float की value पहले provide करनी है. So this will not happen. So here you need to be very careful while using the default arguments. So this is only been explained in this particular example. डिफ़ॉल्ट आर्ग्यूमेंट्स के आप बहुत सारे केसेस यूज़ कर सकते हैं. दिस इज़ बेसिकली वेरी इंपॉर्टेंट इन अ केस वेयर यू हैव मल्टीपल आर्ग्यूमेंट्स इन योर फंक्शन. आपके पास बहुत सारे आर्ग्यूमेंट्स हैं फंक्शन के अंदर, एंड देयर आर टाइम्स वेन एवर यू आर एग्जीक्यूटिंग द प्रोग्राम्स इट हैपन्स दैट यू फॉरगॉट टू प्रोवाइड वन और द अदर पैरामीटर. तो अगर आप एक पैरामीटर भूल जाते हो तो क्या होगा, आपका एग्जीक्यूशन वहीं रुक जाएगा या आपके एरर जनरेट होगी, कंपाइल टाइम रुक जाएगा, कंपाइलर आपको एक एरर थ्रो करेगा कि यू हैव प्रोवाइडेड द फ्यू आर्ग्यूमेंट्स दैट वी हैव ऑलरेडी सीन. सो इन दैट केस हम लोग क्या करते हैं, सारे डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट्स प्रोवाइड कर देते हैं. द डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट्स विल बी प्रोवाइडेड एट द एंड. प्लीज रिमेंबर ड्यूरिंग द आर्ग्यूमेंट्स सबसे एंड में ही डिक्लेयर होंगे. यू कैन नॉट डिक्लेयर इन बिटवीन. इफ यू वांट टू मैनी टू बी डिक्लेयर्ड, प्लीज मेक श्योर इट इज ऑलवेज एट द एंड ऑफ द फंक्शन डिक्लेरेशन, दैट इज इन द
parameters, this particular part. So all the default arguments will be always at the end in the declaration parameter part, and then you can use them. Also, please make sure that whenever you are calling these functions with the default arguments, you need to be careful that how the value has been substituted, क्योंकि आप assume कर रहे हैं उसके according नहीं होगा. The default arguments are always taken from left side, they are not taken from right side. So उस चीज़ का आपको यहाँ पे ध्यान रखना पड़ेगा. Yes, you can have n number of default arguments, it's not the case. अगर आपके पास यहाँ पे और भी values आप उसके through use कर सकते हैं, and you can work with your entire program. So a very important concept of default arguments, because it gives you the liberty to write your programs freely. Otherwise you always need to keep in mind that how many parameters were there in the function, and you need to keep on checking. So this gives you that liberty कि okay, if the number of arguments are less, then definitely the default arguments will be used in that case. So try some few more examples. Think of some other sets of examples that can be used in such case. While creating some programs और programs जब आप बना रहे होते हैं तो आपको बहुत सारे functions बनाने पड़ते हैं. Let's suppose आप एक area का functions बना रहे हैं and you have to calculate area of different figures. It could be a cube, it could be a circle, it could be a square, it could be a rectangle, it could be anything. तो हर बार हम उन functions का नाम different रखते हैं. But at the time of calling those functions we do get confused कि अब हमें कौन सा function को call करना है. तो ये एक बहुत ही difficult task हो जाती है to remember the names of those functions जो आपने अपने प्रोग्राम में बनाए हैं. तो उस चीज़ को एक थोड़ा सा ease out करने के लिए हमारे पास OOPS का एक बहुत important principle होता है जिसको हम बोलते हैं overloading. And function overloading उसका एक part होता है. यानी you are creating a function with the same name and all the functions are having same name, but they have different set of arguments, and they'll be performing different types of tasks also. So what are function overloading? Let's just understand first. Okay, so two functions can have the same name, same type of parameters. The arguments can be different. They can have the return type also as same. यानी आपके पास दो functions होते हैं. Let's suppose आपके पास दो function है एक add का. तो add can have two parameters where you are adding two numbers. And then it can have three parameters also where you are adding three numbers. Then you can have four parameters also. So that means they have same name. Function का नाम same है. Only the arguments are changing. The return type can be same. Like the return type can be same for all the functions with the same name. They can have same return type also. But the arguments have to be different. They may not have same type of return type or different types of return type. That is perfectly fine. But the arguments have to be different. कैसे करते हैं फंक्शन ओवरलोडिंग एक बार देख लेते हैं. बहुत सिंपल सा एक कंसेप्ट यूज होता है इसके अंदर. लेट्स सपोज एक ऐड को ही यूज कर लेते हैं जिसमें मैं दो नंबर्स को ऐड कर रही हूँ. ओके, सो आई एम रिटर्न a plus b. देन अगेन आई एम अगेन क्रिएटिंग एन इंटीजर ऐड. नाउ अगेन आई एम पासिंग अ पैरामीटर्स एज a, इंटीजर b एंड इंटीजर c. ओके, एंड आई एम रिटर्निंग a plus b plus c. राइट. Now you can call a function. Let's just see, is there any kind of difference in calling the function? So we are calling a function with two parameters. Okay, and let's call the same function. I'm providing 6,2. Calling the function with three parameters. Let's do an end line so that the output has been placed in the next line. And you can write cout. No need of this. Add a, b. Okay. Let's just first run this program. Okay, we have not put the semicolon, and here we'll be passing the values, that is 2, 3, 4. Okay, Control S, Alt Tab. Okay, see now. So calling function with two parameters, you have the value of 8, that is 6 plus 2, and then calling the same function with three parameters, the value is 9. So can you see we have just declared two functions. They have the same function, they have same return type, only the number of arguments are changing. So this is how this function overloading works. Function overloading का जो concept है वो एक बहुत ही simple सा concept है. ये आपको same function बनाने के लिए, मतलब if you have multiple functions, तो आप एक ही नाम का function बना सकते हो अपने कोड के अंदर with different set of arguments. So as per the argument, वो function अपने आप decide करेगा कि मुझे कौन से function को call करना है. But there are cases, अगर आप ऐसा कुछ कर दो
लेट्स सपोज यहाँ पे आपने दो पैरामीटर कॉल किए, दे आर द सेम वन. नाउ विच फंक्शन इट विल कॉल? लेट्स सपोज यहाँ पे आप वैल्यू चेंज कर देते हो फ्लोट, ओके, और यहाँ पे आप कर देते हो फ्लोट, ओके, एंड ओके कंट्रोल एस. लेट्स जस्ट डू वन थिंग, 3.1 हम यहाँ पे कॉल कर लेते हैं, ओके. कंट्रोल एस. सेविंग ऑफ द कोड इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज अगर आप रीरन करेंगे, नाउ सी फ्लोट एट आपने लिखा है कि इज एम्बिगुअस. कैन यू सी दिस एरर विच इज गेटिंग? व्हाई? नाउ दिस यू नीड टू अंडरस्टैंड कि ये एम्बिगुअस क्यों हो रहा है फंक्शन के लिए, बिकॉज आपने यहाँ पे इसको एक फ्लोट वैल्यू प्रोवाइड की, ठीक है, ये रिटर्न टाइप ऐड कर रहा है. लेकिन अगर मैं इन दोनों फंक्शंस को कंपेयर करती हूँ तो क्या मेरा इंटीजर फ्लोट से छोटा है ना, तो कोई भी वैल्यू वो फ्लोट में अपने आप को अपग्रेड कर सकती है. सिमिलरली रिटर्न टाइप भी अपने आप को अपग्रेड कर सकता है. तो सिस्टम सोचेगा कि मैं कौन से फंक्शन को कॉल करूं. तो हियर यू नीड टू बी वेरी वाइज इनफ व्हाइल क्रिएटिंग सच काइंड ऑफ योर प्रोग्राम्स, क्योंकि सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन यहीं पे आता है. किसी भी डेटा टाइप को आप उसके अपर डेटा टाइप में अपग्रेड कर सकते हो, विच इज़ एन इम्प्लिसिट टाइप ऑफ कन्वर्जन जो कंपाइलर अपने आप करता है. तो इस केस में कंपाइलर कंफ्यूज हो जाएगा कि मैं कौन से फंक्शन को कॉल करूँ. क्या मैं इंटीजर ए इंटीजर बी वाले को कॉल करूँ, या मैं इंटीजर ए और फ्लोट बी वाले को कॉल करूँ. सो टू रिजॉल्व दिस काइंड ऑफ कन्फ्यूजन्स, यहाँ पे आपको थोड़ा सा सोच समझ के फंक्शंस बनाने हैं. सबसे फर्स्ट थिंग, द आर्ग्यूमेंट्स हैज टू बी डिफरेंट. द टोटल नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स दैट यू आर पासिंग वो डिफरेंट होने चाहिए. इन दैट केस देयर विल बी नो सच एरर, क्योंकि हमेशा डेटा टाइप अपने आप को अपग्रेड कर सकते हैं. दे विल ऑटोमेटिकली अपग्रेड देमसेल्फ, सो इट विल नॉट बी अ कंफ्यूजन फॉर देम. बट अगर आप सेम डेटा टाइप रखेंगे, सेम पैरामीटर्स रखेंगे, एंड इनफैक्ट द डेटा टाइप भी अगर ऑलमोस्ट सेम होंगे या हायर वर्जन्स के होंगे, तो इन दैट केस वो एम्बिग्युइटी जनरेट हो जाएगी और कंपाइलर डिसाइड नहीं कर पाएगा कि मुझे कौन से फंक्शन को कॉल करना है. सो दिस इज द मेजर, it's not a setback for overloading of functions, but it's a cautious thing that you need to keep in mind, because आप कंपाइलर को कंफ्यूज नहीं कर सकते हैं कि कौन से फंक्शन को कॉल करना है और कौन से फंक्शन को कॉल नहीं करना है. कंपाइलर नहीं सोचेगा कि अच्छा मैंने फ्लोट पैरामीटर को प्रोवाइड किया तो मुझे फ्लोट वाले फंक्शन को ही कॉल करना है, बिकॉज इंटीजर वैल्यू कैन ऑटोमेटिकली बी अपग्रेडेड टू अ फ्लोट वैल्यू. तो वो बड़ी वैल्यू को ही देखेगा, वो आगे नहीं सोचेगा कि अच्छा मैं इंटीजर में जाऊं या मैं फ्लोट में जाऊं, क्योंकि उसको पता है कि मैं इंटीजर को फ्लोट में कन्वर्ट कर सकता हूं. सो दिस इज काइंड ऑफ एन एम्बिग्यूटी फॉर अ पर्टिकुलर कंपाइलर. इसीलिए आपके पास ऐसी एरर भी आती है, एम्बिग्यूअस, टू कॉल अ ओवरलोडेड फंक्शन विच इज एन एम्बिग्यूअस. सो यू नीड टू बी वेरी केयरफुल व्हाइल मेकिंग दीज काइंड्स ऑफ ओवरलोडिंग ऑफ फंक्शन. रेस्ट द नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स इफ गेट चेंज, यहाँ पे आप चेंज कर सकते हैं. लेट्स सपोज मैं यहाँ पे लिख देती हूँ इंटीजर सी, and then you call this particular function, okay, control s. let's just see, इसको आप change कर दीजिए, otherwise you'll get confused. 3 and यहाँ पे हम कर देते हैं 2. let's see if we have still any kind of error. No, perfectly fine. So this is something which you will understand by experience and by practice. You cannot understand कि अच्छा हाँ ऐसे हम कर सकते हैं. You just need to practice all these concepts so that it's clear in your head कि हाँ ambiguity क्यों generate हो रही है और उस एम्बिग्यूटी को आप कैसे रिमूव कर सकते हो. सो दिस वॉज वन सेट ऑफ एग्जाम्पल. नाउ देर कुड बी मल्टीपल सेट ऑफ एग्जाम्पल्स. आप एरिया ले सकते हो जिसके अंदर आप मल्टीपल एरिया कैलकुलेट कर रहे हो. देर कुड बी 1 पैरामीटर फॉर द सर्कल, देर कुड बी 2 पैरामीटर फॉर द रेक्टेंगल, देर कुड बी लाइक 3 पैरामीटर्स फॉर द ट्राइंगल, एंड देन यू हैव डिफरेंट साइट्स ऑफ फिगर्स विच आर अवेलेबल कि जिसके आप एरिया निकाल सकते हो. सो अगेन दैट इज द पार्ट. You just need to think and apply the logic over here. The only common thing that is the function name is same for the overloading. Only the number of arguments and the they changes. The return type can be same and can be different. That does not matter. But the number of arguments they need to differ. That is the basic baseline for these types of overloading of functions. Whenever you study any kind of programming language, जब भी आप कोई एक particular programming language को पढ़ते हैं, तो every language come with its own set of libraries. कुछ libraries जो होती है वो पहले से फिक्स होती है और आप उनको इजीली यूज कर सकते हैं. तो आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइब्रेरी को डिस्कस कर रहे हैं, विच इज कॉल्ड एज योर मैथ लाइब्रेरी. मैथ लाइब्रेरी आपको C++ के पास CMath या math.h आप दोनों इंटरचेंजेबली यूज कर सकते हैं, बट जनरली हम लोग CMath को यूज करते हैं बिकॉज math.h इज एट टाइम्स डेप्रिकेटेड ऑल्सो. सो
ये एक ऐसी लाइब्रेरी है जो आपको बहुत सारे फंक्शंस प्रोवाइड करती है टू बी यूज्ड बाय यू ऑल. दैट मीन्स आपके पास मैथ से रिलेटेड बहुत सारे फंक्शंस होते हैं एंड यू ऑल नो देम. जो बेसिक्स फंक्शंस होते हैं, अगर आप उनको यूज करना चाहते हैं, लाइक you want to use them in your program, this particular library will help you out. If in case I am not using them, what will happen? Let's just first understand कि अगर मुझे किसी भी प्रोग्राम का SQRT स्क्वायर रूट निकालना है और अगर मैं उसको डायरेक्टली यूज करती हूँ, सो व्हाट विल हैपन? ओके, लेट्स जस्ट राइट cout SQRT of number 4. Control S. Okay, see, SQRT was not declared in this scope. That means this particular working function is already there in your system, but it's not working currently. Why? Because you have not declared it in this particular scope. So if you want to use these inbuilt functions, जो भी आपके inbuilt functions अगर आप इनको use करना चाहते हैं, then you need to include their header file. That means has include, I have to write, let's suppose CMath. So this is the library that we are using. Control S. Just rerun the program again. Okay. So the answer is there on your screen, that is 2. So what is this? Basically a library. This is a library that contains all your mathematics related functions. जितने भी functions आपके mathematics से related है, जो आपको high hand calculation करने के लिए help out करते हैं, वो सारे के सारे functions आपको यहाँ पे easily मिल जाएंगे. You can easily use them, but the only constraint or the only thing that you need to keep in mind, जो आपको ध्यान रखना पड़ेगा यहाँ पे, कि आप उस particular file, that is CMath को, आप इसको header file को आप include करोगे. There are at times that you can include math.h also, but in that case you need to write it completely, that is math.h, and then you try to run it. So it's working the same pattern, it's working in the same manner, but we generally go with the header file CMath because that is the one of your C++, because we are studying C++ right now. So you will be using this particular header file. There are n number of functions which are available. You've already seen them, like you have sine. Now whenever I am talking about a sine, this particular function is your trigonometric function and it will take a value in angles or in degrees rather. So अगर मैं यहाँ पे लिखती हूँ, okay, I'm writing cout the sine of 90 degree, yes, okay, I'm using sine, I'm writing the value as 90, okay. Let's just see. So the value of sine 90 is around 0.8397. So this is something which you will learn by slowly. If you write like, let's just write cos 0. Okay. So cos 0 value is 1. See. So cos 0 value is, we have written here sine. So you can write cos. Okay. Similarly, if you are going with the value of cos, again, you should write here 0, but it's perfectly fine. You have understood that we are using cos 0. If you are going with the cos 90, so that value is around cos of 90 degree. Yes, let's just see. So cos of 90, it's giving in minus because there are different values that will be considered. So you need to keep in mind that what values to be used, how these values to be used. This has a variable set of functions which is available. You can see its power also. You want to take the power of some function. Let's just take out the power of a value. Okay, you can write POW and let's say 2 and the power 2. Let's just try. Okay, the power of 2 to the power 2 is 4. You can change it as per your, I'm writing 8. Okay, you have not saved it. So you need to be very careful file saving, because if you don't save it, it will automatically use the previous executed file. That is 64. So these functions can be invariably used. Whatever function you want, you can use it. You want to use like if you have a value flow, like it says use of flow function, and I'm writing FLOR. The value I'm using is 12.45679. Okay, let's just see. So the value floor means it will automatically take you to the down part. If you want to go with the ceil function, that is CEIL, you can automatically write over here. So these are n number of functions, you can try them. But yes, the one thing जो एक सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ हमको यहाँ पे ध्यान रखनी कि आपको जो हमारी हेडर फाइल है CMath, आपको इसको इंक्लूड करना पड़ेगा. एंड देन यू कैन यूज़ ऑल दीज फंक्शंस. आप इन फंक्शंस को इजीली यूज़ कर सकते हैं. आप कोई भी प्रोग्राम एग्जीक्यूट करना चाहते हैं जहाँ पे आपको स्क्वायर रूट यूज़ करना है, तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं. जैसे अगर आपको स्क्वायर रूट्स और आपको लीनियर इक्वेशन है, A B स्क्वायर क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है, उसके रूट्स ऑब्टेन करने, तो वहाँ पे आपको स्क्वायर रूट ऑब्टेन करना होता है, तो आप इस फंक्शन को इजीली यूज़ कर सकते हैं. यू जस्ट नीड टू
take the header file into your consideration. Rest part will be done properly and with the point कि आपको भी पता होना चाहिए कि उस function को मुझे use कैसे करना है. So these are the prototypes which are available for your function and you can easily use them. Math function एक बहुत important library होती है because you do deal with lot of calculations part in your program. So yes, you can use this particular library and then you can use these functions. So yes, here we end up with the basic parts of your functions. हम लोगों ने सारे functions और function से related उसके सारे concepts को easily cover up कर लिया है. Next lecture जो हम start करेंगे will be basically of a class. That is the important concept whenever we are talking about an object oriented programming. तो क्लास को कैसे डिक्लेयर करना है, उसके ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं, उसके अंदर कैसे फंक्शंस हम बनाते हैं. सो वील मूव ऑन विद दोज पर्टिकुलर टॉपिक. Till then, please cover up with all these logics very properly because we'll be using all of them in the further programming. And keep learning and see you in the next lecture. Thank you, everybody.